बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं हफ्ते का आज पहला दिन है, आपका हफ्ते का दिन और आपका हफ्ते का आगाज़ जो है वो बेहतरीन गुजरेगा। लेकिन जिस तरह से दिन का आगाज़ हम अच्छा करते हैं और हम सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा अगला जो हफ्ता होगा वो अच्छा गुजरे, तो हमें थोड़ी सी अपने अंदर तब्दीली भी करनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों को अपनी सलाहियतों पर और अपनी कामयाबी पर इन्हसार करना चाहिए, ना कि हमजा हमें दूसरों की टांग खींच के ऊपर जाने की कोशिश करनी चाहिए। लेग पुलिंग नहीं, हाँ, लेग पुलिंग हमें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक छोटी सी तब्दीली है जो कि हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम सब भी और आप सब भी जो है, हम लोग देखते हैं कि हम अपने अंदर सलाहियतें जो हमारी मौजूद होती हैं, हम लोगों को कामयाबी हासिल करने के लिए उन सलाहियतों को मजीद निखारने की ज़रूरत होती है, ना कि हम लोग दूसरों को देखें, दूसरों को की टांग खींचे। जैसे कि हमजा ने भी कहा, लेग पुलिंग हमें नहीं करनी चाहिए, अपनी सलाहियतों पर, अपनी कामयाबी पर यकीन रखना चाहिए। हम कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे होते हैं अपनी नाकामी का, अपनी नाकामी के बहाने ना ढूंढें, अपनी नाकामी से कुछ सीखने की कोशिश करें। जब तक आप अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं उठाएंगे, ज़िंदगी की जिम्मेदारी से मुराद क्या है? ज़िंदगी से जिम्मेदारी जो है, ज़िंदगी की जिम्मेदारी मुराद यह है कि अगर आपको कोई कामयाबी मिली है, उसके भी जिम्मेदार आप थे, और अगर आप नाकाम हुए हैं, उसके जिम्मेदार भी आप खुद ही हैं। उधर मगर नहीं आ जाना चाहिए, यार मैंने तो बहुत मेहनत की थी मगर ऐसा हो गया। ठीक है, आपने मेहनत की होगी, मजीद मेहनत कीजिए और उसका मलबा पूरा उठाकर किसी और के सर पर न थोपने। कुछ लोग ये कहते हैं जी कि मैं तो बहुत मेहनती था, हालात ऐसे नहीं थे कि मैं कुछ कर सकूं। तो मेहनत कीजिए और जिम्मेदारी आपने खुद ही उठानी है। जिस दिन अपनी नाकामी की जिम्मेदारी हमने खुद उठा ली, उस दिन से हम लोग कामयाबी की तरफ हमारा पहला कदम होगा और हम बढ़ना शुरू कर देंगे। और जो बातें हो रही होंगी उसका हम हिस्सा नहीं बन रहे होंगे। हम मेहनत नहीं कर रहे होते, हम बातें ज्यादा कर रहे होते हैं। हम ये कह रहे होते हैं कि इकरा काश ऐसा हो जाता तो मैं तो पता नहीं क्या कर देता, मैं प्राइम मिनिस्टर लग गया था, काश ऐसा हो जाता। तो ऐसा नहीं होता, आपको खुद जो है मेहनत करनी पड़ेगी। और ये लेग पुलिंग जो है ना, कम से कम करना छोड़ दे। अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे तो दूसरे को कामयाब होने दे और अपनी नाकामी का मलबा भी उस पर नहीं डालना। चले, खैर अब हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस की बात कर लेते हैं। केसेस तो कम हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन साथ एक तशवीशनाक बात ये भी है कि वैक्सीन मौजूद नहीं है। हमने देखा बहुत ज़्यादा रश लग गया था और वहाँ पर वैक्सीन नहीं थी, तो लोगों को वैसे ही लौटना पड़ा। एक हफ्ते आगे का वक्त भी दे दिया गया। ऐसे ये हमदा सूरत हाल तो ख़राब होती जा रही है वैक्सीनेशन के हवाले से, क्योंकि हम देखें कि इस ज़माने में हुकूमती कोशिशों को इस वक्त तक धचका महसूस हुआ है, जब मुल्क में कोरोना वैक्सीन की किल्लत होना शुरू हो गई। गुज़श्ता चंद रोज़ की अगर बात की जाए तो शहरों की मुतादिद मराकज़ ऐसे थे वैक्सीनेशन, वहाँ पर जो सेंटर्स हैं उनमें वैक्सीनेशन का अमल रुक गया, वहाँ वैक्सीन की किल्लत महसूस हो गई और वहाँ पर लोगों की जानिब से रश भी देखा गया। ख़ास तौर पर हमजा अगर बात की जाए बड़े शहरों की, कराची और लाहौर उनमें शामिल है। और लाहौर में तो इंतजामिया ने बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को वैक्सीनेशन के लिए 1 हफ्ते बाद आने का भी कह दिया है और उनको टाल कर वापस भेज दिया गया है। कराची के 80% से ज़ायद इंसदादे कोरोना वैक्सीन के जो सेंटर्स हैं, वैक्सीन की किल्लत के बायस बंद कर दिए गए थे। इस दौरान अच्छी खबर ये आई है कि गुज़श्ता रोज़ साइनोवैक वैक्सीन की 15 लाख डोजेज़ पाकिस्तान पहुँची हैं, जो कि अच्छी बात है और ताख़ीर से पहुँची लेकिन पहुँच गई हैं, जिसमें वफाक की जानिब से 4 लाख से ज़ायद डोजेज़ सिंध को फराहम कर भी दी। बिल्कुल ऐसे ही मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने इस मौके पर कहा कि कल मजीद 25 लाख डोजेस पहुंच जाएंगी, जबकि अगर 23 जून की बात की जाए तो 30 जून तक 20 से 30 लाख डोजेस जो है वो पाकिस्तान पहुंचाई जाएंगी। और दूसरी जानिब सिंध में भी कोरोना केसेस अब कम हो रहे हैं, जिसके बाद प्राइमरी स्कूल्स आज से खोल दिए गए हैं। ये अच्छी खबर है। और जो दरगाहें हैं, सूबे की तमाम पार्क्स हैं, इंडोर जिम्स हैं, वो 28 जून से खोल दिए जाएंगे। कल हमने साहिल समुंदर के हालात भी देखे, वहाँ से जो फुटेजेस सामने आ रही थी, तस्वीर सामने आ रही थी, हैरत हो रही थी कि क्या ये कोरोना डेज़ हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे नॉर्मल डेज़ हैं, कोरोना का तो वजूद ही नहीं है और कोरोना इस दुनिया में है ही नहीं। इतनी हैरत हो रही थी देख कर के लोग बिल्कुल एहतियात नहीं बरत रहे थे। फिर वहाँ पर हुकूमती इकदाम क्या थे? हुकूमती इकदाम ना होने के बराबर थे। लोगों ने मास्क नहीं पहने थे, SOPs पर अमल नहीं कर रहे थे। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सिंध में तो केसेस वैसे ही बढ़ रहे हैं। 10.61 जो है उसकी शरह थी, लेकिन अब जो है सूरत हाल हमारे सामने है कि वैक्सीन एक तो
मौजूद है, दूसरा लोगों की तरफ से एहतियात भी कोई ख़ास बरती नहीं जा रही है। अब कहा जा रहा है कि आज से शायद जो ये वैक्सीनेशन का अमल है ये फिर से रवा दवा होगा, जिस तरह से पहले था बहाल हो जाएगा। बात करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोरोना वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई, वजह क्या बनी? हम तो दावा कर रहे थे कि हम प्रोक्योर कर चुके हैं, वैक्सीन मौजूद है, बड़ी से बड़ी तादाद भी आ जाए तो हम उसको वैक्सीन लगा पाएंगे। हुआ क्या, कहाँ पर गलती हुई? देखें जी, बिल्कुल इसमें थोड़ी सी मैं समझती हूँ कि मिसमैनेजमेंट हुई है, क्योंकि जब वॉक इन वैक्सीनेशन खोली जाती है तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस सेंटर के ऊपर कितने लोग और किस दिन आएंगे। तो हुआ यही है कि कुछ सेंटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रश लग गया। ऐसी बात नहीं थी कि हमारे पास वैक्सीन का स्टॉक टोटली ख़त्म हो गया था। 10 लाख वैक्सीन जो थी वो हमारे बैकअप में मौजूद थी, मगर जिन सेंटर्स के ऊपर ज़्यादा रश हुआ वहाँ पे वैक्सीन जो हैं वो फौरी तौर पे ख़त्म हो गई, और कुछ दूसरे सेंटर्स जहाँ पे रश कम था वहाँ पर हमारे पास स्टॉक पड़ा रह गया। तो एक तो ये कि सबसे पहले उनको रीलोकेट किया गया, उनको उन सेंटर्स से उन पे शिफ्ट किया गया जहाँ पर उसकी डिमांड ज़्यादा थी। मगर इसके साथ साथ कि एक खुशाइन बात भी हम इसे कह सकते हैं कि लोग बहुत बड़ी तादाद में घरों से निकले जब वॉक इन वैक्सीनेशन, तो ये एक अच्छी बात भी है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा कुछ मिसमैनेजमेंट कैलकुलेशंस की हो गई कि किन सेंटर्स पे रश ज़्यादा एक्सपेक्टेड होना चाहिए था, वहाँ ज़्यादा स्टॉक रखना चाहिए था। तो ये थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा तातुल आया है। मगर ऑलरेडी हमारे जो एग्रीमेंट्स हुए हुए, और आपको पता है कि इस बजट में हुकूमत ने $1 अरब से ज़्यादा का बजट रखा है वैक्सीन की परचेज के लिए, इसलिए ना फंड्स का कोई इशू है ना हमारे पास प्रोक्योरमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स हो रही हैं और वैक्सीन जो है वो सारी पाइपलाइन में है। आपने जिस तरह बताया कि 15-15.5 लाख डोजेस कल पहुंच गई हैं, 22 तारीख को इंशाल्लाह ताला 25 लाख डोजेस और पहुंच जाएंगी, और फिर 25 से 30 जून के दरमियान जो है वो हमारे पास 25 से 30 लाख डोजेस जो है वो मजीद की, और इसके अंदर वो पाक वैक की जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है वो भी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से कहा जा रहा है कमी हो गई है, और बहुत सेंटर्स पे भी आपने भी बताया और हम लोगों ने भी रिपोर्ट किया है कि बहुत सारे सेंटर्स पर वैक्सीन जो है वो उसकी कमी देखने में आई, किल्लत हो गई है। लेकिन हुकूमत की जानिब से मज़ीद अब क्या इकदाम किए जाएंगे कि मज़ीद इस तरह के सेंटर्स पर रश भी ना हो और ये जो वैक्सीन है वो भी टाइम पर अवेलेबल हो जाए? जी देखिए, आज से पहले मैं समझती हूँ पिछले हफ्ते तक इस किस्म का कोई इशू नहीं था, और इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं होगा। ये थोड़ी सी हमारी सप्लाई चेन के अंदर थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो गई थी। हम सही सेंटर्स के ऊपर नहीं पहुँचा सके थे जहाँ पर ज़्यादा डिमांड थी। तो अब आज से इंशाल्लाह ताला जो कल पहुंची है वैक्सीन वो तमाम सूबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। इंशाल्लाह ताला आज से ये मंडे ट्यूसडे के बाद हमें उम्मीद है कि इस किस्म की कोई तातुल जो है वो अब नहीं देखा जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि 1 करोड़ से ज़ायद डोजेज़ ली जा रही हैं, मुआहदा किया गया है फाइज़र के लिए, फिर स्पुतनिक वैक्सीन भी जो है रशियन वैक्सीन उसको भी पाकिस्तान लाया जा रहा है। जुलाई के आखिर तक कहा जा रहा है कि फ़ाइज़र की मज़ीद डोजेज़ भी आ जाएंगी, वैक्सीन आ जाएगी। क्या फ़ैसले किए गए हैं, कितनी तादाद में वो आएंगी? क्या वो फिर आम लोगों को लगना शुरू हो जाएंगी या उसके लिए भी प्रायोरिटी होगी? जी बिल्कुल, वो जिस तरह आपको पता है कि हेल्थ कॉम्प्रोमाइज लोगों के लिए वो मखसूस की गई थी, जिसमें कैंसर पेशेंट्स थे, लिवर के, किडनी के, और दूसरे जो स्टीरॉइड्स के ऊपर थे, जो सीरियसली इल पेशेंट्स थे जिनकी इम्यूनिटी लो थी। पर आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला जब फाइजर आएगी तो जिस तरह से हमें बाहर जाने वालों की ख्वाहिश है कि उनको लगे जी, तो उन लोगों को भी जो है वो इंशाल्लाह ताला किया जाएगा। मगर यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभी तक दुनिया का कोई ऐसा नॉट अ सिंगल कंट्री जिसने ये डिमांड की हो कि आप फाइजर लगाएंगे तभी आप हमारे मुल्क में एंटर हो सकते हैं। ये ज़रूर है कि अगर आपको ट्रेवल करना है तो कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और वहाँ जाके आप करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्हें कहा जा रहा है कि 1 हफ्ते बाद आप लोगों को आइएगा और आप लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, लेकिन जिन लोगों की डेट्स हैं, उन लोगों ने जाना है, फ्लाइट्स हैं, उन लोगों को तो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है? देखिए, जो बाहर जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो एस्ट्राजेनेका इस वक्त हुकूमत ने अवेलेबल की है उसका वैसे भी जो पीरियड है वो 3 मंथ्स के गैप से 2 डोजेस लगती हैं, तो इसलिए वो तो एक विंडो होती है। पहली डोज के बाद 3 महीने के बाद दूसरी लगती है, इसलिए वो लगने के फौरन बाद तो वैसे भी ट्रेवल नहीं कर सकते। उनको 3 मंथ्स का गैप जो है वो गुजारना पड़ता है। ये इंटरनेशनली ये इसकी रिकमेंडेड टाइम पीरियड है, तो इसलिए अगर वो कोई 2-4 दिन या 1 आध हफ्ता आगे पीछे होता है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा।
वो इंशाल्लाह ताला उनको लग जाएंगी, मगर उनको अपना कोर्स तो बहरहाल पूरा करना पड़ेगा ना। ठीक है डॉक्टर साहबा, अगर हम देखें गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर 1000 से कम केसेस सामने आए, 907 केसेस हैं जो सामने आए। अगर हम मुस्बत केसेस की शरह देखें 2.60% रही है, जो कि खुशाइंद इसलिए है कि वो कम हो रही है शरह और केसेस कम हो रहे हैं। इसकी वजह आप क्या समझती हैं? हम खुद को वैक्सीनेट करवा रहे हैं, ये वजह है? एहतियात बरती गई थी, ये वजह है? क्योंकि माहिरीन तो कह रहे हैं चौथी लहर भी आ सकती है, उसका कोई खदशा NCOC तक पहुँचा? जी बिल्कुल, देखिए जी, ये केसेस कम होने की ज़ाहिर है ये जो 2-3 वजूहत आपने बताई हैं कि एक तो हम लोगों ने SOPs को बहुत स्ट्रिक्ट किया था, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको बंद किया गया था, बहुत एक्टिविटीज़ जो थी उनको रोका गया था, जिसकी वजह से इसमें एक वाज़ेह कमी आई। उसके अलावा वैक्सीनेशन का भी एक रोल है, मगर वो अभी इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारा तक कोई 1.5 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हुए हैं, जबकि हमारा टारगेट 7 करोड़ का है अगर हमने इसके फैलाव को रोकना है। और तीसरा ये है कि जो लोग ऑलरेडी कोविड से गुजर चुके हुए हैं उनकी एक अपनी भी नेचुरल इम्यूनिटी बन गई है, तो वो भी एक बैरियर बन जाते हैं इसके फैलाव में। मगर आइंदा आने वाले दिनों में तमाम जो सूरत हाल है वो लोगों के रवैयों के ऊपर डिपेंड करेगी कि वो कितनी जिम्मेदारी का सबूत देते हैं। तो इस वक्त मैं समझती हूँ कि लोग अगर दोबारा से ये चीज़ें खुलने के बाद जिम्मेदारी का सबूत नहीं देंगे तो चौथी वेव बिल्कुल आ सकती है। जी अच्छा डॉक्टर साहबा, पाकवैक की बात कर लेते हैं। कैंसिनो बायो की जो वैक्सीन पाकिस्तान में तैयार हो रही थी, शॉर्टेज हुई क्यों? जब शॉर्टेज हो रही थी तो पाकवैक के ऊपर भी क्वेश्चंस उठ रहे थे कि वो तो अवेलेबल होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं थी? देखिए, पाकवैक जो है उसका एक शुरू दिन से ही हमने अनाउंस किया था कि उसकी पहली खेप 1,20,000 डोजेस की बनी थी। जून के महीने में वो 9 लाख डोजेस जो है वो बननी थी, जिसमें से अभी एंड ऑफ जून में 4 लाख डोजेस जो है वो सिस्टम में आ जाएंगी। और जुलाई से ऑनवर्ड्स जो है वो फिर हमारी कैपेसिटी जो है वो 30 लाख डोजेस पर मंथ की हो जाएगी। तो ये एक सिस्टम के तहत इसकी प्रोडक्शन हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला जुलाई के महीने से 30 लाख डोजेस अवेलेबल होंगी पर मंथ, और ये वो वैक्सीन है जो कि सिंगल डोज है, यानी वो जितनी बनेगी उतने ही लोगों को कवरेज मिल जाएगी। सही डॉक्टर साहब, जिस तरह से अब देखा जाए तो स्टेबल हो गई है सूरत हाल। अगर हम देखें कोविड की केसेस में कमी देखी जा रही है, तो आप क्या समझती हैं अब मजीद गवर्नमेंट की जानिब से क्या मेजरमेंट्स लेने होंगे हमें कि हम लोग इस चीज़ को से बाहर निकल आएँ और ये सूरत हाल जो है वो स्टेबल रहे और कोविड केसेस बिल्कुल ख़त्म हो सकें? देखिए जी, ये तो अब एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। इस वक्त असद साहब ने जिस तरह अनाउंस किया था कि हमारी कोशिश है कि हम बड़ी ईद से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर लें। वैसे तो हमारा टारगेट 2021 के एंड तक 7 करोड़ लोगों का है, मगर बड़ी ईद से पहले इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना चाहते कवर, ताकि इस ईद पे वो रिस्ट्रिक्शंस और वो पाबंदियाँ ना लगानी पड़े जो हमने पिछले त्योहारों के ऊपर देखी हैं। तो इसलिए मेन टारगेट इस वक्त यही है कि हम वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ से तेज़ करें, जिसके लिए मास वैक्सीनेशन सेंटर्स भी खुले हैं। और दूसरी बात यह है कि SOPs के ऊपर जो अमल दरामद है उस पर सख्ती की जाएगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से कर रही थी, और बड़ा अहम है कि वैक्सीन मौजूद हो और लोग ये भी अच्छी बात है कि लोग बड़ी तादाद में जा रहे हैं खुद को वैक्सीनेट करवाने के लिए। कैंपेन्स ऐसी की गई हैं जिस तरह से लोग जो है इस तरफ रागिब हुए हैं कि वो अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, लेकिन सूरत हाल ये है कि वैक्सीन जो है वो अब कम पड़ती जा रही है क्योंकि लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बाहर निकल रही है अपने आप को वैक्सीनेट कराने के लिए। और सरकारी मुलाजमीन को भी तो हमने बोला कि आप लोगों ने लाजमी तौर पर खुद को वैक्सीनेट करवाना है, नहीं तो आपकी तनख्वाह अब तक नहीं पहुंच रही होगी। ये भी एक बड़ी रीज़न है कि लोग बड़ी तादाद में खुद को वैक्सीनेट करवाने हैं। लेकिन अब हम आम तौर पर लोगों से बात करें तो 5 में से कह लिया जाए, रफली अगर एक एस्टिमेट लगाया जाए, एक शख्स कहता है कि हाँ मैंने वैक्सीन लगवानी है। अगर किसी ने नहीं भी लगवाई तो लोगों का जो है जहन बनता जा रहा है कि वो इस तरफ जा रहा है, उनका माइंड अब इस तरफ आ रहा है कि हमने अपने आप को वैक्सीनेट कराना है ताकि हम लोग जो है ना कोविड से महफूज रह सकें। तो जी आप खुद को वैक्सीनेट करवाएं। जो मजीद डोजेज हैं वो मंगवा ली गई हैं, आपने परेशान नहीं होना, आपने जाना है वॉक इन वैक्सीनेशन है और लाजमी अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं जिसका शोर बहुत ज़्यादा है, वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का। बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो धांधली के इल्ज़ामात से पाक इलेक्शन इंतखाबी इस्लाहात वक्त की भी ज़रूरत है, मगर सवाल यहाँ पर यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? क्योंकि कौमी असम्बली में इलेक्शन तरमीमी बिल 2020 10 जून को मंजूर हुआ था, जिसके जरिए तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने मुल्क के इंतखाबी निज़ाम में वसी पैमाने पर इस्लाहात की एक तरफा कोशिश भी की थी हमजा। लेकिन मसला हुआ ना, अपोजिशन जमातों ने इंतखाबी इस्लाहात को सख्ती से मुस्तरद किया और इल्ज़ाम लगाया कि जो मुजव्वज़ा इस्लाहात हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
अगला इलेक्शन चोरी करना चाहती है। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमती इलेक्शन बिल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की एक तजवीज़ दी है। ये तजवीज़ भी दी गई, जिसके बाद मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ने इस तजवीज़ पर उनकी हामी भी बरिया हिमायत की। उन्होंने कहा है कि वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी भी इस पर उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। और शहबाज शरीफ की उन्होंने पार्लियामान को कहा कि बाईपास करके इंतखाबी इस्लाहात पर गुफ्तगू के लिए इन्होंने जी APC की तजवीज़ दी है, जो कि एक मज़ह का खेज़ चीज़ है। और इस तरह की वो ये कह रहे हैं कि फैसला साजी तो जी पार्लियामान के अंदर की जाती है, पार्लियामान का काम है करना, APC की इसमें क्या ज़रूरत है। अपोजिशन लीडर पार्लियामान को कमज़ोर करने के एजेंडे का हिस्सा बन रहे हैं, जो कि अफसोसनाक है। और हुकूमत के लिए एक और दर्द सर ये है कि इलेक्शन कमीशन को भी इंतखाबी इस्लाहात पर बहुत सारे एतराज़ात। बिल्कुल हमजा, और इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को इलेक्शन तरमीमी बिल पर एतराज़ात से तहरीरी तौर पर आगाह भी किया है। तरामीम का मामला वज़ीर आज़म इमरान खान के नोटिस में लाने का मुतालबा भी किया गया है। ये सूरत हाल है अब इलेक्शन रिफॉर्म्स की। तो इस सारे मामले पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग कुंवर साहब। क्या इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक और ओवरसीज़ वोटिंग वाला मामला हल हो सकेगा आइंदा इलेक्शन तक? असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो आइन के पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उसको जमानत दी है उसका वो हाफिज है, वो कस्टोडियन है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। तो उन्होंने जो पार्लियामानी कमेटी ने जो बिल पेश किया और कौमी असम्बली ने बिल पास कर दिया, उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मशावरत नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट पाकिस्तान को भी बतला किया कि जनाब हमें तो सुना ही नहीं किया, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने नोट ही नहीं किया पार्लियामानी कमेटी ने। इसमें सदर ममलकत ने भी बड़ी हैरानगी का इज़हार किया। अच्छा, इसी तरह से ये मामला ये हो रहा है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने आईनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को नोटिस मिलाए हैं कि मुमकिन है कि आपने इस पार्लियामानी कमेटी का जो है अपना जो बिल पेश हुआ है आपकी नज़र से ना गुजरा हो, तो आप देख लें, पढ़ लें। उन्होंने बाकायदा एक कंपेरिजन स्टेटमेंट दी है कि जनाब ये शिके जो हैं ये आइन से मुतसादिम है, जिसमें 13 के लगभग जो है वो बिल्कुल आइन से मुतसादिम है। जब वो आइन से मुतसादिम हो जाए तो पार्लियामेंट बेशक वो बिल पास कर दे, बेशक वो सेनेट से पास हो जाए, इलेक्शन एक्ट का हिस्सा बन जाए, लेकिन वो अगर वो आइन से मुतसादिम है तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उस पर अमल दरामद नहीं करना। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सबसे पहले आइन को देखना है। जो हमारे वज़रा हैं वो अपने सियासी स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनकी भी यही ख्वाहिश होगी कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान जो है ये जो गलतफहमी पैदा हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसका बड़ा आसान तरीका, मैंने सदर ममलकत से भी मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो मैंने उनसे ये कहा कि आप एक पार्लियामानी जिसका जो हुआ बिल पेश हो गया है तो एक कमेटी मुकर्रर कर दें आप, उसमें सईद अली जफर आ जाए, हमारे डॉक्टर फारूक नसीम आ जाए, वो बैठकर इलेक्शन कमीशन के तफाजात को बैठ के दूर कर दे, जहाँ जहाँ तरमीम करनी पड़े दोबारा तरमीम कर ले, नजरसानी कर ले। ये तो हमारी इलेक्शन कमीशन की जो है बड़ी जरूरी है। अगर इन तमाम हालात को छोड़ते हुए और हुकूमत जो है उन्होंने नहीं इलेक्शन कमीशन को एतमाद में लिया, तो फिर आप ये समझें कि जब ये इलेक्शन कमीशन ने अदम एतमाद कर दिया और अदम एतमाद के नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। वो इसलिए कि वो इलेक्शन के पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस दायर करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा कि जनाब ये आइन से मुतसादिम है, आप हमें रहनुमाई दें। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम हालात देखने पड़ेंगे, उन्होंने जो है तमाम सूरत हाल को गौर खोज करेंगे और आइन के मुतसादिम जो आर्टिकल्स हैं उन पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सुनेंगे, अटॉर्नी जनरल को भी सुनेंगे। ये सारी चीजें देखते हुए हम ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाने की बजाय हुकूमत एक कमेटी मुकर्रर कर दे और वो दोबारा नजरसानी करने कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कानूनी पोजीशन तो आपने बताई कुंवर दिलशाद साहब। ये भी बता दीजिएगा कि अगर हम देखें, हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात कर रहे हैं, वोटिंग मशीन की, क्या हमारे पास इतना टाइम है कि अगले इलेक्शन में उसका इस्तेमाल किया जा सके? पिछले इलेक्शन के अंदर भी इतने ज़्यादा एतराज़ात है, धांधली की बात होती रही। अब अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे होंगे तो इस पर भी एतराज़ात आने के चांसेस होंगे? देखो जी, हमारा एक हर मुल्क के अपने सिस्टम है। जो यहाँ गैर मुल्की NGO हैं जो करोड़ों रुपया फंडिंग लेती हैं, वो भी आवाम को गुमराह करने में किसी पीछे नहीं हटती। हर मुल्क के, तुर्की का, फिलिपाइन का, थाईलैंड का, इंडिया का अपना अपना सिस्टम होता है। हमारे यहाँ सबसे पहले 2013 में UNDP ने एक सिस्टम बनाया, तकरीबन 40 करोड़ रुपया खर्च हुआ 2013 में, बता रहा हूँ। तो रात के 11:15 बजे बैठ के खत्म हो गया, सिस्टम खत्म हो गया। 40 करोड़ जो था वो तो UNDP का ज़ाया हुआ ना, हुकूमत का भी ज़ाया हुआ।
इसके बाद एक बड़ी अहम बात, अभी जो RTS बनाया 2018 में, उस पर 18 करोड़ रुपया खर्च किया, नादरा को दिया, तो नादरा जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया, वो भी फ्लॉप हो गया। अब ये आप खरबों रुपए का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर ये फ्लॉप हो गया, नहीं चला, बिजली नहीं है, 70% इलाकों में शॉर्टेज है बिजली की, इसके बाद नाखवानगी बहुत ज्यादा है हमारे मुल्क में, तकरीबन 50% नाखवानगी है, वोट नहीं कास्ट कर सकेंगे, गलत हो जाएगा, तो सारा सिस्टम धर्म आप उसको लम्बे कर लें। हमारी ख्वाहिश ये है करें, सिस्टम अच्छा है जनाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, लेकिन उसको स्टेप चले। ठीक। अच्छा कुंवर दिलशाद साहब, जिस तरह से हम देखें, अगर बात की जाए पोजीशन की कि किसकी पोजीशन बेहतर है, इस इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग का मामला है और ओवरसीज वोटिंग वाला मामला है, कानूनी हैसियत से देखें तो हुकूमत की पोजीशन ज़्यादा बेहतर है या इलेक्शन कमीशन की? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में हुकूमत को वाज़ा कर दिया है कि जब तक आप इंटरनेट बैटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कानून आइन साजी नहीं कर रहे, कानून साजी तो कर ली कौमी असम्बली में, आइन साजी और कानून साजी में फर्क होता है। का आइन साजी होता है आइन के आर्टिकल में तरमीम करना, और जब तक आप आइन साजी नहीं करेंगे, हम इस सिस्टम को लेकर आगे नहीं जाएंगे, तो वो तो आगे नहीं जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। जब तक को आइन की तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एक्सेप्ट करेगा? वो तो नहीं करेगा। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि आइन साजी कर ले, आपको 2/3 मेजॉरिटी आपके पास नहीं है, अपोजिशन जिसकी वजह से हुकूमत को डाल रही है प्रेशर। ठीक है कुंवर दिलशाद साहब, आइन साजी कर ली जाए, अगर आइन साजी कर भी ली जाती है तो फिर भी कितना वक्त दरकार होगा इलेक्शन कमीशन को तमाम तैयारियां करने के लिए? वो भी तो एक टाइम होगा। आइन साजी के मामले पड़ गया तो फिर आप ये समझे जनाब, मैं आपको ये इतला दे रहा हूँ, तो फिर ये 2028 में ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होगा, 2023 में। ये तो ज़ाहिर है, आइन साजी करते करते 6 माह लग जाएंगे। इस वक्त 4 महीने बड़े अहम हैं। ये 4 महीने बड़े अहम है। सदर मुमलकत ने ये बताया कि अगर 4 महीनों में अगर ये फैसला ना हो सका तो फिर ये आइंदा 2028 में जो है तजर्बा किया जाएगा। इस इलेक्शन में 2023 में ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट बैटिंग पे का जो है वोटिंग वो नहीं हो सकेगी जब तक आइन साजी नहीं हो जाता। बिल्कुल ठीक है कुंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि अगर आइन साजी की तरफ मामला चला जाता है तो ये मजीद लटक जाएगा, और अगर लटक जाएगा तो 2028 तक भी उनको नजर नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जानिब वो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए। खैर एक ब्रेक लेते हैं, हमें ब्रेक की तरफ जाना है तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और जैसे कि हमजा और हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं कि पाकिस्तान को कहने को तो कहते हैं कि जी ये ज़राई मुल्क है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान से ग़िज़ाई अशिया की बरामदात में ना सिर्फ कमी वाक़या हुई है बल्कि इस शोबे में तो दरामदात देखी जा रही है कि वो बढ़ गई हैं। वो बढ़ रही हैं, बिल्कुल। तो किस तरह का ज़राई मुल्क है, सवालात ये उठते हैं। ज़राई मुल्क होने के बावजूद मुल्क में उन्हीं ग़िज़ाई अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं जो यहाँ पैदा होती हैं। उनमें से बहुत सी अशिया बैरून मुल्क से हमें दरामद करके उन पर भारी ज़र मुबादला जो है वो भी खर्च करना पड़ा। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन अगर रवा माली साल की ही बात कर ली जाए तो 11 माह के दौरान पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 1200 अरब की खाने पीने की जो अशिया थी वो दरामद की हैं, जो कि गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में तो 24% ज़्यादा है। हाँ जी, और वफाकी दायरा बराए शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से मई के दौरान 157 अरब 78 करोड़ की गंदम दरामद की गई है। यकम जुलाई 2020 से मई 2021 तक 36,12,000 मेट्रिक टन गंदम दरामद। अच्छा हमजा, यहाँ पर जिस तरह से हुकूमती दावे बड़े आए थे कि इस बार तो बम्पर क्रॉप है, ये है वो है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने इतनी ज़्यादा तादाद में जो गंदम है वो दरामद की है, जो कि अगले साल के लिए कह रहे हैं कि अगले साल शायद ऐसे हालात नहीं। लेकिन अभी की ही बात है हमजा कि जिस तरह से भी हम लोग यही दावे हमारी हुकूमत की जानिब से किए जाते हैं कि इस बार भी बम्पर क्रॉप है, लेकिन देखने में सुनने में ये भी आया है कि इस बार भी कहा जा रहा है कि दरामद करनी पड़ सकती है गंदम। अगर देखा जाए जुलाई से मई के दौरान तो 86 अरब रुपए की चाय की पत्ती भी दरामद की गई।
और दस्तावेज के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि रवा माली साल के दौरान अब तक 99 अरब रुपए की मुख्तलिफ दालें जो हैं वो भी दरामद की जा रही हैं। और यही दस्तावेज में बताया गया है कि रवा माली साल के दौरान 382 अरब रुपए का पाम ऑयल दरामद हुआ, 32 अरब रुपए के मसाला जात और 12 अरब के खुश्क मेवाजात भी दरामद किए हमने। इसी अरसे के दौरान 28 अरब रुपए का दूध, क्रीम और दीगर अशिया दरामद की गई हैं। और 1 जुलाई 2020 से कहा जा रहा है कि मई 2021 तक 21 अरब की चीनी भी दरामद हुई है। ये है अदाद शुमार जो कि हम लोगों ने अब इस साल में हम लोगों ने दरामद किए हैं। 11 माह के इतनी ज़्यादा, बिल्कुल 11 माह के, और 11 माह के अंदर हमने इतनी मिकदार में फूड सिक्योरिटी के हवाले से हम दावे तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम जान भी लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी इकबाल चीमा साहब। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान ने रवा माली साल के दौरान मजमूई तौर पर हम बात कर रहे हैं 1200 अरब की अशिया खुरोनोश दरामद की हैं। ये सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है सर। हुकूमत इस मसले से कैसे निमट रही है, क्या कर रही है? ये सूरत बिल्कुल वाकई अलार्मिंग है, और जिस तरह 48,40,000 लोग हर साल बढ़ जाते हैं, ये फर्दर ग्रेव हो सकती थी अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है बड़ा बिग वे में प्लान ना बनाते। बेसिकली हमारी हुकूमत ने ज़राअत का टोटल डिज़ाइन चेंज कर दिया है। सो आप कह लें कि अब जो वज़ीर-ए-आज़म का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उसकी 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो उसमें यह है कि हम पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 5.5 करोड़ एकड़ ज़मीन आबाद है, ठीक है। उसमें फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने जा रहे हैं। अच्छा, पैदावार बढ़ाने के लिए 2 प्रांग स्ट्रेटजी है। एक ये कि जो फसलें ज़्यादा पैदावार देती हैं वो ज़्यादा काश्त की जाएँ, और जिन फसलों की लिमिटेशन है पैदावार देने की वो कम काश्त की जाएँ, या आप कह रहे हैं उनको कंटेन किया जाए, उनका रकबा ना बढ़ाया जाए। मसलन मकई पैदावार ज़्यादा देती है और गंदम पैदावार कम देती है, तो मकई की न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो वही है जो गंदम की न्यूट्रिशनल वैल्यू है। लिहाजा हम अपने सिस्टम में हमारी जो फ्यूचर की ये वाली यू कैन से कि स्ट्रेटजिक क्रॉप है वो मकई होगी, क्योंकि हमारे पास कुछ 1.5 अरब ये पोल्ट्री है और 10 करोड़ के लगभग जानवर है। सो उनको फीड करने के लिए हमें 40 मिलियन टन फीड चाहिए। कम से कम हम समझते हैं कि 25 मिलियन टन अगर फीड हो तो ये मीडियम जो लेवल है इनपुट का वो उस पर फीड होगी वो। लिहाजा उसके लिए हम 25 मिलियन टन मकई पैदा करना चाह रहे हैं, और वो उसको स्ट्रेटजिक क्रॉप दिए बगैर हो नहीं सकती। फिर साइलेज भी मकई से आता है। साइलेज आप कह लें कि आम चारे को रिप्लेस करेगा, और एफिशिएंसी जो है वो चारे की या पाउडर की वो बढ़ जाएगी। एकड़ थोड़े लगेंगे, रिजल्ट ज़्यादा आएंगे, दूध ज़्यादा होगा, गोश्त ज़्यादा होगा। लिहाजा लाइफ स्टॉक को हम ब्रीड के अलावा जो इम्प्रूव करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अच्छी फीड, अच्छा फाडर और डिजीज़ कंट्रोल और हाउसिंग प्रैक्टिसेस। जमशेद चीमा साहब, पहले भी हम बात कर रहे थे कि हुकूमत की जानिब से तो बड़े दावे किए जा रहे थे कि इस बार तो बम्पर क्रॉप है, लेकिन क्या वजह हुई कि गंदम को दोबारा से हमें दरामद करने की ज़रूरत पेश आई? देखें, इसमें बम्पर क्रॉप हुई है राइस की, वो मतलब डेफिनेटली अच्छी एक्सपोर्ट हो रही है। बम्पर क्रॉप हुई है मेज़ की। आपको नज़र आ रहा है कि उसका 400 रुपये रेट कम हुआ है इन दिनों। 1600 रुपये रेट चल रहा था, इस वक्त 1300 चल रहा है। 300 रुपये रेट उसका कम हुआ है, मतलब एक्सेस हो गई पाकिस्तान में, और फीड जो सस्ती होनी शुरू हो गई। इसी तरह बम्पर क्रॉप जो पैदा हुई है यू कैन से गंदम, बेसिकली चीनी और आटा। ये पिछले साल 2 चीज़ें इसकी जैसे कि शार्टेज आई। शार्टेज आई, उसे मसनूई कहें या एक्चुअल कहें। जब शार्टेज आई तो उसमें इन्वेस्टर आ जाता है। स्पेकुलेशन जब बढ़ती है तो उसमें इन्वेस्टर जो है या ज़हीरा अंदोज़ जो है वो आ जाता है। ज़हीरा अंदोज़ जब आता है तो उसकी लिमिट कोई नहीं होती। यहाँ पैसे लोगों के पास हैं, वो चीज़ें ख़रीद के छुपा के ज़हीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, और ऑटोमेटिकली एक मसनूई शार्टेज की माहौल पैदा हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप 2, 3, 4 मिलियन टन ला के रखें, वो ज़हीरा अंदोज़ ख़रीद के रख लें, वो भी शौक़ पूरा कर लें। जब शौक़ पूरा कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली बाहर आना शुरू हो जाएगी। इस वक्त देखें गंदम जो है लोगों के घरों में पड़ी हुई है, काफ़ी गंदम है। इस साल हमारी गंदम जो है रिक्वायरमेंट से 1.5 मिलियन टन ज़्यादा पैदा हुई है। हमारी रिक्वायरमेंट को 108 किलो हम आटा खाते हैं। 22 करोड़ लोगों को अगर 108 किलो आटा तो 25 मिलियन टन गंदम बनती है। 1 मिलियन टन जो है तकरीबन ये सीड लगता है। 26 मिलियन टन की इस मुल्क में रिक्वायरमेंट है। हमारे पास जो गंदम पैदा हुई है 27.3 मिलियन टन हुई है। इसका मतलब 1.5 मिलियन टन हमारे पास गंदम ज़्यादा पैदा हुई है। बट इस वक्त भी आप कह लें कि लोगों ने चूँकि वो होल्डिंग की है, उससे बचने के लिए या नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, हमने 3 मिलियन टन गंदम की इंपोर्ट का प्लान किया है। ठीक है चीमा साहब, हमें ये बता दें कि फूड सिक्योरिटी के हवाले से आप आइंदा साल कैसा देख रहे हैं? क्या हमें यूरिया और दूसरी जो खादें हैं वो भी इंपोर्ट करना पड़ेंगी? देखिए, फूड सिक्योरिटी आप भूल जाएं। फूड सिक्योरिटी में आप शार्टेज का लफ्ज़ भूल जाएं।
हमने इसकी जो प्लान की है सर, आप पहले कि फूड शार्टेज थी, लिहाजा जो इन्फ्लेशन थी वो फूड में ज़्यादा थी। अगले साल जो इन्फ्लेशन अगर खुदा न खास्ता होती है तो सबसे कम जो इन्फ्लेशन होगी वो फूड में होगी। सो आप कह लें कि जिसे कहते हैं फूड सिक्योरिटी, इमरान खान का जिस तरह आप पहले पैशन था इसका, स्पोर्ट्स थी, फिर टूरिज़म आया, एजुकेशन आई, हेल्थ आई, सो जिस तरह वो एक फिर एनवायरनमेंट आया। सो आप गौर करें तो इमरान खान ने बड़े ऐसे गैर रवायती फील्ड में परफॉर्म किया है। स्पोर्ट्स मतलब कभी बड़े आदमियों का ये शोबा नहीं था। इमरान खान पहले आदमी थे जो बड़े थे और स्पोर्ट्स उनका शोबा बना। फिर टूरिज्म कभी स्टेट्समैन ने कभी यहाँ परफॉर्म नहीं किया। एनवायरनमेंट जैसे आप कह लें टॉपिक को कभी नहीं छेड़ा। इसी तरह यहाँ फूड सिक्योरिटी में कभी किसी आप कह लें किसी पाकिस्तान के हुक्मरान ने कभी बात नहीं की। वो आरजा अमूर और दाहला अमूर, आरजा और दाहला तक की बात रहती है। बड़ी बड़ी कभी हिम्मत करे तो इंडस्ट्री में आ जाते हैं। सो इमरान खान जो नेक्स्ट चैंपियन या उनकी टोपी में जो नेक्स्ट फैदर आ रहा है वो आ रहा है आप कह लें कि फूड सिक्योरिटी का। ही विल बी चैंपियन known as फूड सिक्योरिटी या फूड रिफॉर्मिस्ट। बिल्कुल। अच्छा चीमा साहब, इस बारे में बता दीजिएगा कि अब पाकिस्तान किन एजनास में खुद कफील है, क्योंकि दस्तावेज साथ के मुताबिक तो कहा जा रहा है कि रवा माली साल के दौरान अब तक 99 अरब रुपए की मुख्तलिफ दालें जो हैं वो इम्पोर्ट की गई हैं। ये पहले से कम हो गई हैं, पहले ज़्यादा होती थी। पहले थी वो $921 मिलियन, $921 मिलियन से तकरीबन $600 मिलियन पे आ गई हैं। ये हमारी अचीवमेंट है। हमने बेसिकली जो डिटेरियोरेशन या डिक्लाइन के जो ट्रेंड्स थे वो हमने कंट्रोल कर लिए हैं। जिस तरह आप कह लें कि गुर्बत में की लकीर से नीचे जाने वाले लोगों का जो ट्रेंड था वो हमने अरेस्ट कर लिया। फिर जिस तरह आप कह लें कि फूड डेफिशिएंट जो लोग थे वो ट्रेंड हमने अरेस्ट कर लिया है। दालों की इंपोर्ट जो बढ़ रही थी उसे अरेस्ट कर लिया हमने, वो ट्रेंड रिवर्स हो गया। गंदम इस साल हमने कर लिया पूरी 1.5 मिलियन टन हम ज़्यादा हैं। चीनी में हम 1.5 मिलियन तकरीबन 1 मिलियन टन ज़्यादा होंगे। दालों में अभी हमें कोई 1.5 साल लगेगा। हमने बलूचिस्तान और ये आप कह लें ये वाला KPK में डेरा इस्माइल खान डिवीजन और बलूचिस्तान, ये हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है दालों के लिए। हम यहाँ दालें पूरी कर रहे हैं। हमारी जो ऑलिव ट्रीज की ये आपका पिंडी डिवीजन और KPK का नॉर्थ KPK और ये बलूचिस्तान नॉर्थ सारा और यू कैन से दिस GB, ये हमारा बन रहा है, हब बन रहा है जैतून का। और नॉर्थ जो बलूचिस्तान है KP और बलूचिस्तान, ये हमारा बन रहा है इसका सोयाबीन का। सो हमने मैपिंग कर ली है, प्लान कर लिया है, जोनिंग कर लिया है। हम क्लस्टर बनाने जा रहे हैं, वेजिटेबल्स के भी, फ्रूट्स के भी, एडिबल ऑयल के भी, और इसका यू कैन से दिस गंदम, मकई, इनके हम क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। काटन को हम लेके जा रहे हैं चोलिस्तान की तरफ, हम बलूचिस्तान की तरफ लेके जा रहे हैं। हम रहीमिया बावलपुर डिवीजन में लेके जा रहे हैं। हम हैदराबाद डिवीजन और मीरपुर खास डिवीजन में लेके जा रहे हैं। हम इधर यू कैन से सखर डिवीजन में इसको लेके जा रहे हैं। सो हमने जोनिंग कर ली है। अब जोनिंग के मुताबिक हम एक इंच ज़मीन का इस्तेमाल करेंगे। 22 करोड़ एकड़ है हमारे पास। 22 करोड़ एकड़ को ही ग्रीनिफाई करने हम जा रहे हैं। दूसरी जिसमें इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो पानी 131 मिलियन टन, 130 मिलियन एकड़ फीट पानी है, उसका एक कतरा जो है हम हार्वेस्ट करने जा रहे हैं। पहले हम तकरीबन 65 के लगभग इस्तेमाल करते हैं, बाकी ज़ाया होता है। वो ज़ेर ज़मीन चला जाए या पहले समुद्र में चला जाए या सैलाबों में चला जाए, नुकसान करे। हम एक कतरे का जो जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर है वो करने जा रहे हैं। लिहाजा बड़ी बेसिक रिसर्च, वाटर का बेहतर इस्तेमाल, लैंड का बेहतर इस्तेमाल, प्रॉमिसिंग क्रॉप्स पर एकड़ ज़्यादा यील्ड देने वाली क्रॉप्स जो आप कह लें कि इम्पोर्ट हो रही हैं, वो जो हेल्थ वाइज, सुपर फूड के हवाले से, फीड के हवाले से, पानी आप कह लें कि एनिमल्स के हवाले से, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के हवाले से, इसमें जो जुडिशियस इस्तेमाल हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज का, जिन फसलों का, जिस मौसम का, जिस ज़मीन का, ह्यूमन बीइंग का, यहाँ के कल्चर का, यहाँ की ईटिंग हैबिट्स का, उन सारी को देख के हम एक चीज़ को बड़ा माइन्यूटली प्लान कर, यानी कि प्लानिंग तो कर ली गई है। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इंपोर्ट में जो है वो कमी हो और एक्सपोर्ट में जो है वो इजाफा हो। तो बहुत शुक्रिया आपका जमशेद चीमा साहब, आपने अपना कीमती वक्त सुबह सवेरे पाकिस्तान को दिया। वो तो ये कह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी का मामला तो अब आप भूल ही जाए ना, उस पर तो बात ही ना करें। और जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है, उससे पहले तो हम जो शॉर्टेज है उसको पूरा कर लें और फिर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो फिर वो मामला होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी को मसला
नहीं रह गया। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन हम लोग उम्मीद तो हम लोगों को करनी चाहिए ना कि हमारी जो है इंपोर्ट में कमी हो, क्योंकि इंपोर्ट हमारा मुल्क जो है ज़राई मुल्क है। बिल्कुल, तो हमें अपनी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ानी चाहिए और जो कमी है उसको भी पूरा करना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। बजट आया था, आवाम की तवक्कुआत थी, लेकिन सबसे बड़ी तवक्को यही थी कि महंगाई कम हो, ऐसा नहीं हो रहा। पूरा नहीं उतर सका आवाम की ये बजट, और उल्टा जो है महंगाई की वजह से हमारी जो आम आबादी है अवाम है वो बहुत परेशान हो गई। और बजट पेश होने के बाद हालिया हफ्ते की अगर बात कर ली जाए तो इस दौरान महंगाई की शरह में भी 0.28% इजाफा हुआ, जबकि सालाना बुनियादों पर महंगाई की औसतन शरह बढ़कर 14.52% हो गई है। हाँ जी, और इदारा शुमारियात की रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं। एक हफ्ते के दौरान खाने पीने की 21 अशिया की कीमतों में जी इजाफा हुआ है, जिसमें टमाटर है, चिकन है, आलू है, घी है, दूध, दही और आटे का थैला है जो कि महंगा हुआ है। और गुज़श्ता हफ्ते के दौरान टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 4 रुपये 69 पैसे का इजाफा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से अगर बात कर लीजिए जिंदा मुर्गी की कीमत, उसमें 12 रुपये 19 पैसे इजाफा हुआ है। मटन की भी कीमत में इजाफा हुआ है, 4 रुपये 36 पैसे का इजाफा देखने में आया। और रिपोर्ट जो है इसके मुताबिक कहा जा रहा है कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 9 अशिया की कीमतें ऐसी हैं जिनमें कमी देखने में आई है, और कुछ अशिया हैं जिनकी कीमतें जो है उनमें इस्तेहकाम रहा है, और कुछ ऐसी हैं जो जिनमें महंगाई का इजाफा भी हुआ है। कुछ अशिया जिनमें इजाफा हुआ है। दाल मूंग की कीमत में फ़ी किलो 4 रुपये, दाल माश की फ़ी किलो कीमत में 3 रुपये 18 पैसे, दाल मसूर की कीमत में 1 रुपया 26 पैसे, और अंडों की फ़ी दर्जन कीमत में 55 पैसे की कमी हुई है। और इदारा शुमारियात का कहना है कि 21 अशिया खुरोनोश की कीमतों में इस्तेहकाम भी रिकॉर्ड किया गया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे कि हमने इतनी जल्दी उम्मीद क्यों लगा ली बजट से। अभी पेश किया गया है, बजट को भी मंजूर होना है, मामलात आगे बढ़ने हैं, अवाम अभी से क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ नामवर मुआशी तज्ज़ियाकार डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। बहुत जल्दी उम्मीदें नहीं बांध ली, लेकिन क्या बजट पेश होने के बाद कुछ महंगाई की शरह कम होनी चाहिए थी? अवाम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे और होना भी ऐसे चाहिए था। देखिए, बजट में जो हद रखा गया है महंगाई के हवाले से वो 8% रखा गया है। और अभी आपने जो बताया कि जो महंगाई इस हफ्ते में रिकॉर्ड की गई है वो 14% की महंगाई है। बजट में एटलीस्ट 3 या 4 आइटम्स ऐसे हैं जिनसे साफ जाहिर होता है कि जब वो उन आइटम्स के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। उसमें से एक तो तेल की कीमतों के हवाले से है। कुछ तो आलमी मंडियों में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन बजट में 610 अरब रुपए का एक पेट्रोलियम लेवी की मद में टैक्स है, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 25 से 30 रुपए फी लीटर जो है वो पेट्रोल और डीजल में इस साल में यानी कि जुलाई 1 के बाद टैक्स मजीद लगाया जाएगा। तेल की कीमत जब बढ़ती है तो आप देख लीजिए कि सारी मईशत में तकरीबन हर चीज की जो है कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि तेल हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। आपके बस के टिकट बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, जो सब्जियां फार्म से मार्केट तक लाई जाती हैं उनका खर्चा बढ़ जाता है। बिल्कुल। वैसे डॉक्टर साहब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि तेल की कीमत जब बढ़ती है तो अशिया जो है उनकी कीमतों में भी इजाफा होता है, लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा है ट्रेंड ही एक किस्म का बन गया, क्योंकि तेल की कीमतें जब कम होती है तो अशिया की कीमतें वहीं रहती हैं, वो उनमें कमी नहीं देखने में आती। जी दुरुस्त फरमा रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि एक दफा यहाँ पाकिस्तान में जब चीज की कीमत बढ़ जाती है तो फिर हम देखते हैं कि वो नीचे नहीं आ रही। लेकिन न सिर्फ तेल, जब तेल की कीमत बढ़ रही है, यहाँ पे LNG की कीमत भी बढ़ रही है। LNG की कीमत बढ़ रही है तो हम LNG से बिजली बना रहे हैं तो बिजली की कीमत बढ़ने लगेगी। आलमी मंडियों में कोयले की कीमत भी बढ़ रही है। हमारे जो कोयले के पावर प्लांट्स हैं बदकिस्मती से वो सारे इंपोर्टेड कोयले के ऊपर हैं। जब इंपोर्टेड कोयले की कीमत बढ़ती है तो मजीद बिजली की कीमत बढ़ेगी। तो फिर ये इनपुट कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, यानी कि अगर आप गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन चीजों से जो चीज बनाई जाएगी वो भी फिर महंगी निकलेगी। और कुछ टैक्सेस हैं जो शायद ढके छुपे थे बजट के अंदर, लेकिन वो कहा ही जाता है कि शायद कैबिनेट को भी ब्रीफ नहीं किया गया। जिस तरह जो पैकेज दही है उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया है, यकीनी बात है मार्केट में उसकी कीमत बढ़ जाएगी। आपने अभी थोड़ी देर पहले मुर्गियों का जिक्र किया, मुर्गी की कीमत उसके ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। फिर कैटल फीड है जो हम भैंसों को और बाकी कैटल को दी जाती है, उसकी कीमत के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। तो अगर वो लगा दिया गया है तो फिर उसके नतीजे में जो चीज निकलेगी वो भी महंगी हो जाएगी। एक चीज और गौर से देख लीजिए कि जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट आई है उसमें पिछले हफ्ते होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है
आप अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देख रहे हैं, यानी कि महंगाई एट द कंज्यूमर लेवल देख रहे हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो तकरीबन 19.4% बढ़ा था। सर तो मतलब ये है कि होलसेल के लेवल पे बहुत ही तेजी से कीमतें बढ़ रही थी, और वो अगले ही कुछ हफ्तों में जब होलसेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो जाहिर बात है वो रिटेल के ऊपर भी आपको और मुझे आके जो है उसके ऊपर। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा कि हुकूमत ने जो हदफ रखा है महंगाई की शरह का, उसको कुछ वक्त भी तो देना होगा ना कि उस पर कंट्रोल कर रही हो। एक दिन अचानक तो हम ऐसा नहीं देख सकते हैं। आप हुकूमत को क्या मशवरा देंगे, किस तरह से महंगाई पर कंट्रोल किया जा सकता है, कोई तरीका है? देखिए, हुकूमत, सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत शायद आपस में मुकाबले में आ रही हैं सूबाई हुकूमतें कि हम तनख्वाहें कितनी ज्यादा बढ़ा दें। तनख्वाहें बढ़ाने से मैं समझता हूँ कि महंगाई कंट्रोल में नहीं आ सकती। हुकूमत मजबूर हो जाती है तनख्वाहें बढ़ाने पे जब उसकी पॉलिसीज जो हैं महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब रहती हैं। अगर महंगाई नहीं हो रही तो फिर आप सोचिए कि आपको हुकूमतों को जो है वो तनख्वाहें बढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह के बहुत सारे ममालिक में, यूरोपियन ममालिक में 1.5-2% से ज़्यादा महंगाई नहीं होती, और आप देखते हैं कि वहाँ तनख्वाहें भी नहीं बढ़ानी पड़ती। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि पिछले कोई 2-2.5 सालों से महंगाई बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। फिर हुकूमत ये कहती है कि हम जो मिनिमम वेज है, जो तनख्वाहें हैं वो भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन तनख्वाहें बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर महंगाई पे कंट्रोल कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी अगर महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। हमजा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे जी, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करेंगे डिजिटल पाकिस्तान की, जो वक्त की ज़रूरत भी और इसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जिसके समरात भी सामने आने लगे हैं। हुकूमत ने मखसूस पसमानदा गाँव में स्मार्ट विलेज का मंसूबा मुतारिफ करा दिया। बिल्कुल, और वफाकी वजारत IT और टेलीकम्युनिकेशन के इदारे यूनिवर्सल सर्विस फंड के ताउन से चारों सूबों, वफाकी दारुल-हुकूमत और गिलगित बल्तिस्तान के मखसूस पसमानदा गाँव में स्मार्ट विलेज का मंसूबा मुतारिफ करा दिया गया है, जबकि मंसूबे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हुआवे फंड्स तकनीकी मुआवनत फराहम करेगा। अच्छा, पसमानदा गाँव में जदीद सहूलियात से आरास्ता ऐसा मरकज़ कायम किया जाएगा जहाँ लोगों को IT की सहूलियात इस्तेमाल करने की पहले तो तरबियत दी जाएगी। और ये तकरीब हुई और उससे खिताब कर रहे थे वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक साहब। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म के डिजिटल पाकिस्तान विजन की तकमील उसी वक्त मुमकिन होगी जब IT और टेलीकम्युनिकेशन में होने वाली तब्दीलियों और मुख्तलिफ मनसूबों के फ़वाइद ना सिर्फ आम आदमी तक पहुँच सकेंगे बल्कि पाकिस्तान भी उससे फ़ायदा उठा। बिल्कुल ऐसी है सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। हमजा हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अमीनुल हक साहब, मुल्क में कितने इस वक्त IT पार्क्स बनने जा रहे हैं और क्या क्या सहूलियात मुयस्सर होंगी? आप देखिए, मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में तेज़ी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही है, और जाहिर सी बात है कि उन तरक्कियों से अपने आप को हमहंग करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम ये देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, 3D प्रिंटिंग है, एनिमेशन है, इन तमाम चीज़ों पे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ IT की भी ख्वाहिश है कि अपने पाकिस्तानी अवाम को उसके साथ हमहंग किया जाए, और इसी सिलसिले में मेरा ख्याल है कि आप देखें कि IT पार्क के भी हवाले से, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के भी हवाले से और इंक्यूबेशन सेंटर के भी हवाले से हमारे मुख्तलिफ काम जारी वो सारी है। अब काम जारी वो सारी है। लाहौर में ऑलरेडी IT पार्क पहले से मौजूद था। आज से 1 माह पहले अल्हम्दुलिल्लाह 13 अरब रुपए की लागत से इस्लामाबाद में भी हमने IT पार्क के संग बुनियाद रख दी है, और इसके साथ साथ अब कराची में भी 1 अरब रुपए की लागत से अब हम IT पार्क बनाने जा रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या है कि इससे फ़ायदा ये हो कि जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, जो स्टार्टअप है, उनको वहाँ पर जगह दी जाएगी ताकि उनकी ट्रेनिंग भी हो, और साथ साथ एक बड़े पैमाने पर हज़ारों की तादाद में जॉब को क्रिएट किया जाए, ताकि वो तमाम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जिसके कहते हैं कि ट्रेनिंग हासिल कर सके, उनकी कैपेसिटी बिल्ड किया जा सके, और वो दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ भी कम्पीट कर सके। इसके साथ साथ हमने सिर्फ ये कि बड़े शहरों में नहीं, बल्कि हमने इसके साथ साथ 29 मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी छोटे शहरों में भी कायम कर रहे हैं। बन्नू है, स्वाद है, फैसलाबाद है,
सियालकोट है, हैदराबाद है, सक्कर है, इन जगहों पर भी, ताकि वहाँ के जो नौजवान हैं वो लोग भी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हमआहंग कर सके। और इसके लिए बहुत तेज रफ्तारी और रफ्तारी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ IT काम कर रही है। ठीक है, ठीक है। अमीनुल हक साहब, ये स्मार्ट विलेज के हवाले से बताइएगा, इससे मिलता जुलता कोई मंसूबा है, कुछ मुख्तलिफ मंसूबा है, ज़रूरत क्या पेश आई थी, फ़ायदा क्या होगा? अच्छा देखो हमजा, ये जिस तरह मैंने कहा कि अगर बड़े शहरों में देखते हैं तो मैं समझता कनेक्टिविटी के हवाले से या ब्रॉडबैंड के हवाले से ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब दही इलाकों में चले जाते हैं, पसमानदा इलाकों में चले जाते हैं, तो ये मसाइल सर उठाना शुरू कर देते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ IT ने क्या फैसला किया कि एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जिसे कहते हैं कि स्मार्ट विलेज के नाम से, और हमने चारों सूबों को भी उसमें सेलेक्ट किया और चारों सूबों के साथ इस्लामाबाद को भी रखा और गिलगित बल्तिस्तान को भी रखा, और बहुत जल्द इसके अंदर आज़ाद कश्मीर को भी शामिल करेंगे इंशाल्लाह। हमने क्या रखा है कि उन किसी भी जगह पे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक गांव विलेज को सेलेक्ट किया जाएगा, वहाँ जो पसमानदा तरीन इलाका होगा वहाँ के लोगों को कंप्यूटराइज इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी के साथ तमाम जगहों पे एक जगह बनाई मंतखब की जाएगी, और न सिर्फ कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और ताकि वो अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर सके, बल्कि उस गाँव में रहने वाले, उसके गर्दोपेश में रहने वाले तमाम लोगों को इस जानिब राग़िब किया जाएगा कि अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत जो है वो ई बैंकिंग हो, ई एग्रीकल्चर हो, ई एजुकेशन हो, वो तमाम के तमाम अपने स्मार्टफोन के साथ कर सके। इंशाअल्लाह ताला ये मैं समझता हूँ कि बड़े कामयाबी का मरहल तय करेगा ये। ठीक है, अमीनुल हक साहब, इस बारे भी कहिएगा, अगर CPEC की बात कर ली जाए तो उसके तहत क्या चीन भी इस प्रोग्राम के अंदर कोई आपकी मदद कर रहा है? IT पार्क्स खास तौर पे? आपका सवाल जरा सा आवाज़ कट गई, दोबारा। मैं ये कह रही हूँ कि CPEC के तहत क्या चीन भी IT पार्क्स में सरमायाकारी कर रहा है? देखिए CPEC के हवाले से ऐसा मेरा ख्याल है कि अभी हमने IT के हवाले से उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कराची का हो या इस्लामाबाद का हो, ये तमाम मिनिस्ट्री ऑफ IT गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने पैसे से बना रही है, लेकिन CPEC के साथ यकीनन हमारा राब्ता है। मैं समझता हूँ कि CPEC एक मुस्तकबिल का एक बड़ा अहम तरीन मनसूबा है, इसके साथ जहाँ जिस जगह पर हमें मौका लगेगा हम बिल्कुल उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि पाकिस्तान और पूरे खत्ते को तरक्की दी जा सके। ठीक है सर, ज़रा ये इंटरनेट वोटिंग के बारे में भी हमें थोड़ा सा बता दीजिएगा। बड़ी बाज़गश्त है, तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है, हुकूमत खातिर में नहीं ला रही है। जी बिल्कुल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमजा। हम ये देखते हैं कि हाँ लगभग तकरीबन 9 मिलियन के लगभग जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बाहर रहते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो हर महीने अरबों डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं और पाकिस्तान की इकनॉमी तरक्की करती है उससे। क्या उन लोगों को जिसे कहते हैं कि वोटिंग सिस्टम में शामिल ना किया जाए? मैं समझता है उनके साथ ज्यादती होती है। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब की ख़ुसूसी हदायत थी कि इंटरनेट वोटिंग फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी का निज़ाम मुतारिफ कराया जाए, और इसके सिलसिले में टेक्निकल सपोर्ट के लिए उन्होंने ये हदायत मिनिस्ट्री ऑफ IT को की। उनके हुक्म सर आंखों पर हमने इस पर काम शुरू कर दिया है, और नादरा ऑन बोर्ड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन बोर्ड है, और हमने कंसल्टेंट भी हायर करके अपनी तरफ से तमाम ज़रूरियात मुकम्मल की हैं। कंसल्टेंट की रिपोर्ट आ चुकी है, इंशाअल्लाह ताला हम इसको शेयर भी करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, नादरा के साथ, और हमारी ख्वाहिश ये है कि अगले जिसे कहते हैं 1 साल 12 महीने से 15 महीने तक एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने में कामयाब हो जाए कि जो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उन तमाम लोगों को भी वोटिंग के सिस्टम में अंदराज करा दिया जाए, और वो भी वोटर के तौर पर अपना हिस्सा ले सके। इसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज अपनी जगह पर है, जो हमारी लीगल टीम इसको देखेगी। लीगल टीम से मुराद है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से पार्लियामेंट्री पर इस मामला को देख रहा है, लेकिन जो टेक्निकल तमाम चीज़ें वो मिनिस्ट्री ऑफ IT फ्रंट से लीड कर रही है। इंशाअल्लाह ताला हम इसे करते रहेंगे, और हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि 2023 के इलेक्शन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना वोट जरूर डालेंगे। अच्छा अमीनुल हक साहब, इस बारे भी कह दीजिएगा, कराची की सूरत हाल पर अगर बात करें तो बजट में जो वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए प्रोजेक्ट्स रखे हैं, क्या आप उन प्रोजेक्ट से मुतमईन हैं? देखिए कराची इतना बड़ा शहर है, करोड़ों की आबादी है, और मैं समझता हूँ कि यस वफाकी हुकूमत के वी नीड टू बी वेरी मच थैंकफुल टू द फेडरल गवर्नमेंट। वज़ीर-ए-आज़म साहब हों या असद उमर साहब हों या फाइनेंस मिनिस्टर हो, उन्होंने एक बड़ा अमाउंट कराची की तरक्याती कामों के लिए रखा गया। ग्रीन लाइन का मनसूबा है, K4 का मनसूबा है, इसी तरीके से मुख्तलिफ सड़कों की तरक्याती काम है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के मामला, इन सबों के लिए पैसा रखा गया। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इन तमाम चीज़ों जो रखी गई हैं, ग्रीन लाइन जो
ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, पानी का निज़ाम है, या स्कूल और कॉलेज बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना, बुनियादी तौर पर हमदा ये तमाम जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की। 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम काम सूबाई हुकूमत के काम करने का, लेकिन सूबाई हुकूमत यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत की नालायकी, ज्यादती, सियासी इंतकाम के बिना पर कराची में वो काम नहीं कराते, जिसके बिना पर वफाक को एक बड़ा अमाउंट कराची पर खर्च करने के लिए मकसद किया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि नेक नीति के साथ, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ ग्रीन लाइन का मनसूबा आप देखेंगे अगले 3 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। K4 के मनसूबे बहुत तेज रफ्तारी के साथ काम जारी। हमारी ख्वाहिश है कि टाइमलाइन 2023 का दिया गया उसमें उसको भी मुकम्मल किया जाए। इसी तरीके से जो मैं समझता हूँ कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी के मामला थे उसके ऊपर भी काम जारी है। मेरा ख्याल है प्रोजेक्ट डायरेक्टर को ऑलरेडी हमने पहले से अपॉइंट कर लिया, इसके ऊपर भी आप देखेंगे कि पेशरफ्त आपको नजर आएगी। इसी तरह जो छोटे काम है जो शहर के मुख्तलिफ रोड बनाने, फ्लाईओवर बनाने, इसके ऊपर भी काम जारी है और कुछ चीज़ें मुकम्मल हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला कुछ चीज़ें वक्त पर मुकम्मल कर ली जाएगी। ठीक है अमीनुल हक साहब, ये भी बता दीजिएगा कि सिंध हुकूमत की काफ़ी ज़िम्मेदारी है, बल्कि हम बात करें तो ज़िम्मेदारी ही सिंध हुकूमत की है, लेकिन कुछ वफाक ने वादे किए थे MQM पाकिस्तान से। आप मुतमईन हैं कि जो वफाक ने वादे किए थे कराची के लिए, ख़ास तौर पर हैदराबाद के लिए, वो पूरे किए हैं या किसी हद तक पूरे हो रहे हैं? आप लोग मुतमईन हैं? देखो हमजा, मैं समझता हूँ कि लफ्ज़ मुतमईन तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन यस हमें नज़र आ रहा है कि काम हो रहा। 1.1 ट्रिलियन का जो मनसूबा वफाकी हुकूमत ने दिया था, मेरा ख्याल है कि अब उसके पैसे रिलीज होना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ चीज़ें अब सड़कों पर मतलब ऑन ग्राउंड नज़र आना शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो इशू था, जो शहरी सिंध का इशू था, जो मेरा ख्याल है बड़ा बर्निंग और हॉट इशू था, वो था सेंसस का मामला। आपने देखा था कि MQM पाकिस्तान ने सेंसस को मुस्तरद किया था, लेकिन फिर जब हम दोबारा बैठे वफाकी हुकूमत के साथ और क्या फैसला हुआ कि वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि चूंकि 1998 में सेंसस हुआ था, उसके बाद 2017, इसका मतलब 17-18 साल का गैप था। तो हमने वफाकी हुकूमत को कायल किया और बताया कि हर 5 साल के बाद भी सेंसस कराया जा सकता है। तो अब 2017 के सेंसस के बाद फैसला हुआ है कि 2022 में सेंसस का इनेकाद किया जाएगा। इसके लिए न सिर्फ वफाकी हुकूमत तैयार हुई है बल्कि और भी सियासी पार्टियां इस पर तैयार हो गई हैं। सेंसस के हवाले से 5 अरब रुपए इस बजट में मख्तस किया गया और हमारी ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह ताला अगले चंद महीनों में सेंसस का आगाज पूरे मुल्क में किया जाएगा और हमारा टाइम लाइन भी होगा कि 14 महीने में उस सेंसस को मुकम्मल कर लिया जाए, ताकि अगले होने वाले इंतखाबात यानी 2023 का जो इंतखाब वो लाजमी तौर पर नए सेंसस की बुनियाद पर कराया जाए। अच्छा अमीनुल हक साहब, क्या आप इस साल पुरुमीद हैं कि बल्दियाती इंतखाबात हो पाएंगे इसी साल? देखो इकरा, बड़े अफसोस की बात होती है कि अगर हम जब जमहूरी हुकूमतों को देखते हैं, मैं अगर 1970 से लेकर आज तक देखता हूं, तो जब जमहूरी हुकूमत आती है तो बल्दियाती इलेक्शन नहीं होते, जब फौजी डिक्टेटर होती है तो इंतखाबात का इनेकाद कर दिया जाता है। ये पिछला इंतखाबात भी 2015 का हुआ, वो जमहूरी हुकूमत ने नहीं कराया बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रूलिंग दी तो सारे उस सूबे में इंतखाबात कराया गया। होता क्या है कि वज़ीर आला जितने भी हैं ये इख्तियारात अपने हाथ में रखना चाहते हैं। होना क्या चाहिए कि आप पावर नीचे डिवॉल्व करें। वज़ीर CM हाउस में पावर एकमुलेट होने की बजाय उसको आप मुंतखब मेयर, उससे नीचे जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और उससे नीचे जो UC चेयरमैन है उन तक पावर मुंतखब हो जाए, ताकि हमजा मैं और तुम अगर मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है या आपके घर के सामने नाली बह रही है तो मैं CM के पास नहीं जाऊंगा, मैं MLA के पास नहीं जाऊंगा, मैं काउंसलर के पास जाऊंगा, मेरा काउंसलर मेरा मसला हल करेगा। तो मैं समझता हूँ यस इंतखाबात लाजमी तौर पे सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, चारों सूबाई हुकूमत की लाजमी तौर पे इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। बिल्कुल ठीक है अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात करें, IT के हवाले से आपने हमें बताया और फिर जो कराची के मसाइल हैं उस हवाले से उनका खासतौर पे ये कहना था कि मुतमिन तो नहीं है जो वफाक काम कर रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि काम हो रहा है। तो ये भी बड़ी पेशरफ्त है कि MQM पाकिस्तान ये कह रही है कि काम तो हो रहा है। और दूसरी बात जो हमजा उन्होंने किया इख्तियारात वाली, यही बात हम लोगों ने भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस की थी कि इख्तियारात जब तक निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होंगे तो तब तक तरक्की नहीं कर सकता कोई भी एरिया, कोई भी सूबा जो है वो वहाँ पे आवाम जो है वो पावर की बात हो रही होती है ना। जब हम 18वीं तरमीम के तहत ये कह रहे होते हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी हमें हासिल है और हमें इख्तियारात दिए जाएँ, तो निचली सतह पर अगर एक काउंसलर तक वो इख्तियारात नहीं जा रहे हैं तो आवाम का मसला कैसे हल होगा। तो बल्दियाती इंतखाबात होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलते हैं, इस टेंशन से निकलने के लिए तमाम जो मसाइल हैं
उसके लिए एक तरीकाकार होता है। बिल्कुल, वो तरीका जो है वो योगा का है। और आज क्योंकि दुनिया भर में योगा का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और योगा जो है वो संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है काबू पाना और मुत्तहिद करना। योगा जो है वो जिस्म और सांस की वर्जिशों और मुराकबे का मरकब भी है, और इस अमल को अपने नफ्स पर काबू पाने और सेहतमंद रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तहकीक के मुताबिक जो है योगा जिस्मानी और नफ्सियाती वर्जिश का एक तरीका है जो इंसानी सेहत पर खुशगवार असरात मुरतब करता है। अक्सर हम देखते हैं ना, इकराम पार्क्स में जा रहे होते हैं तो सुबह सुबह जो है बड़ी तादाद में लोग होते हैं, उन्होंने जो है योगा मैट्स बिछाए होते हैं, उसके ऊपर वो योगा कर रहे होते हैं। तो हमें समझ नहीं लग रही होती है क्या होता है, और वो लोग जब उनसे बात होती है वो कहते हैं कि हम बहुत अपने आप को पुरसुकून फील करते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा सुकून में हैं, और उसका एक प्रॉपर तरीका है और मुख्तलिफ वर्जिशें हैं, और एक लंबे अरसे के लिए आपको ये काम करना पड़ रहा है। अच्छा हमजा, जिस तरह से देखा जाए तो तुम योगा की बात कर रहे हो, तुमने देखा है कि तुमने खुद कभी किया है? मैंने योगा कभी नहीं किया। तुमने किया कभी? अच्छा, वैसे मैंने भी नहीं किया है। अच्छा। मैं तो सिर्फ तुमसे इसलिए पूछ रही थी कि तुमने कहा है ना कि वो बड़े पुरसुकून अंदाज, इसलिए मैंने ये कहा कि वो लोग कह रहे होते हैं कि हम अपने आप को, अगर मैंने किया होता तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर जरूर शेयर करते हैं। लेकिन मैंने जो हम लोगों ने देखा ही है, लोगों से हमने उनका एक्सपीरियंस पूछा तो लोग कहते हैं कि जो योगा है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक्सरसाइज है, और इससे हम वेट लॉस भी कर सकते हैं, और मतलब इस किस्म की जो चीजें हैं वो योगा के थ्रू हो सकती हैं। वो डिप्रेशन कम करने के लिए भी कहते हैं कि आपको योगा एक्सरसाइजेज जो है करनी चाहिए, योगा करना चाहिए। किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन है तो फिर वो योगा एक्सरसाइज करें। तो एक ना एक्सपर्ट से मेरी बात हुई इस हवाले से, तो वो मुझे बता रहे थे, वैसे गुजरते हुए उनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा क्या फ़ायदा है। उन्होंने मुझे बताया कि जी कि आप सांस किस तरीके से लेते हैं। मैंने उनको ना सांस लेके बताया कि मैं इस तरीके से सांस लेता हूँ। उनका कि आप दोस्त तरीके से ना सांस नहीं लेते, आपको सांस लेना नहीं आता, आपके फेफड़े जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहे जब आप सांस ले रहे होते हैं। कभी बच्चे को सोए हुए देखा है कि किस तरीके से बच्चे की जो बेली है वो सांस जब वो ले रहा होता है बच्चा, तो वो किस तरीके से बेली काम कर रही होती है ना, ऊपर नीचे हो रही है। तो वही एक तरीका है, और हम सही सांस नहीं लेते। योगा में हम आपको ये भी सिखाते हैं कि असल में सांस लेना किस तरह से, सांस कैसे ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को तो सांस लेने का तरीका भी नहीं आता। जब तक हम योगा नहीं करेंगे तो तब तक हम ये जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, जो ब्रीथिंग प्रैक्टिस है ना, वो नहीं कर पाएंगे। खैर हम लोगों को भी मेरा ख्याल है हमजा करना चाहिए अब योगा, करना चाहिए, मतलब करना चाहिए ना, और फिर देखना चाहिए कि क्या पॉजिटिव चेंजेस हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आ रही होती हैं। तो आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो जब आलमी दिन मनाया जा रहा है तो हमें कोशिश करनी है, मैं और इकरा भी कुछ प्लान आउट करते हैं कि हम किस तरीके से जो है ना इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं, माइंड फ्रेश भी कर सकते हैं। बिल्कुल, चले जी, हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि अगर आप को लगे कुछ वक्त आप निकाल सकें, वैसे ज़रूर निकालें, तो योगा लाजमी तौर पर करें। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात कर लेते हैं सिंध के मसाइल की, और हम देख रहे हैं तकरार का सिलसिला जो है वहाँ पर जारी है, और पीटीआई और सिंध सरकार को लगता है कि अवाम के मसाइल से कोई सरोकार ही नहीं है, बस वो आपस में ही शिकवा वाली जो कैफियत है ना उसके अंदर से गुजर रहे हैं। अगर बात कर ली जाए वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी की, तो कराची गए और उन्होंने तोपों का रुख जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ। जब इस्लामाबाद में थे ना तब भी उनकी तोपों का रुख जो था वो पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब ही था। उनका कहना है कि सिंध में जमहूरियत के नाम पर आमरीत नाफिज है, जो पैसा भी हम सिंध सरकार को देते हैं वो तो दुबई से बरामद हो रहा होता है। फवाद चौधरी साहब मजीद कह रहे हैं कि पीएसडीपी पर वफाक थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग भी करवाएगा, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सिंध को मिलने वाला जो पैसा है वो कभी जाली अकाउंट्स और कभी लॉन्चों के जरिए बाहर जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट सिंध में आर्टिकल 140A नाफिज करे, और उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आला पानी का रिकॉर्ड मांगने पर भाग रहे हैं, जबकि बिलावल जरदारी किसानों का पानी चोरी करके पंजाब पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये तमाम तरह इल्जाम जो है लगाए गए हैं, और तनकीद की है। फवाद चौधरी की तनकीद पर वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह भी खामोश नहीं रहे हैं। उन्होंने जवाब मतलब के शिकवा था तो फिर जवाबी शिकवा शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि अगले इलेक्शन में फवाद चौधरी साहब जो हैं हिजरती परिंदों की तरह किसी और पार्टी में होंगे, जबकि सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सिंध को पैसे एनएफसी के तहत मिलते हैं और उसमें पीटीआई का कोई एहसान नहीं है, पीटीआई हम पे कोई एहसान नहीं कर रही। बिल्कुल ऐसी है। और ये भी कहा कि कम अक्लों को इल्म नहीं है कि हर साल ऑडिटर जनरल पाकिस्तान जो है वो फंड्स का ऑडिट करता है, जो कि पीपल्स पार्टी या सूबाई हुकूमत के मातहत तो बिल्कुल नहीं है। ये सारी सूरत हाल जो शिकवा जवाब शिकवा चल रहा है, तो हम बात कर लेते हैं वज़ीर IT सिंध तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब। फवाद चौधरी तो कहते हैं कि वफाक जो है वो सिंध में इस्तेमाल किए गए फंड्स की निगरानी का निज़ाम ला रहा है, क्या आप इसको कबूल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई अल्लाह इनको हिदायत दे दे। खान साहब का ख़ुद तो जो है हालात हमें पता हैं, इंटेलिजेंस के कितने हैं, गवर्नेंस के कितने हैं, पर कम से कम टीम तो कोई अहलों की ले आए ना, अहलों की टीम लाकर बैठे हुए हैं। इन बेवकूफ़ों को ये पता नहीं है फवाद चौधरी को कि जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं,
जो भी सूबा खर्च करता है, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, KPK हो, बलूचिस्तान हो, वो सारा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान उसकी ऑडिट करता है। उसकी एक एक रुपए, एक एक टके पैसे का हिसाब होता है। तो अल्लाह इनको कुछ समझाए, पता नहीं कहाँ हम किन अहम मौकों में आके फंस गए हैं। एक तरफ से करप्ट, एक तरफ से नाअहल, ऊपर से नियतें भी अच्छा तैमूर का ये मामला ज़्यादा गर्म होता हमने देखा कि जब ज़्यादा बातचीत या बयानात आने शुरू हुए, वफाकी बजट का मामला था, आप लोगों को एतराज़ था। सबसे बड़ा एतराज़ क्या है पीपल्स पार्टी को? हमें तो एतराज़ ही एतराज़ हैं। हम तो बोल बोल के थक गए हैं। हम अपना हक लेना जानते हैं। हम अपना हक लेने से गुरेज नहीं करेंगे। मुराद अली शाह साहब की सच्चाई है अपने सूबे के साथ, उनकी सच्चाई है सिंध के साथ, सिंध के लोगों के साथ, जिसकी वजह से हम अपने जो तकलीफ़ है वो बता रहे हैं। इमरान खान न्याजी को भी बता रहे हैं, हम इस आवाम को भी बता रहे हैं। हम इस आवाम के सामने मसले रख के बैठे हुए हैं। वफाक को एक आंख से सब सूबों को देखना होता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सिंध में पीपल्स पार्टी है और PTI को उन्होंने ज़ीरो कर दिया है, क्योंकि इनकी सारी बाई इलेक्शंस जो इनकी जीती हुई भी सीटें थी, जो इनकी भी सीटें थी, वो सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी बड़ी लीडों से जीत रही है। क्योंकि जहाँ पर ये पहले नंबर पे आते थे, अब ये 5वें और 6ठे नंबर पर आते हैं। तो ये सब चीज़ें इनको इस चीज़ पर अहल कर रही हैं। वो समझते हैं कि वो हमारा हक छीन सकते हैं। हमें हमारा फाइनेंशियल शेयर चाहिए। जिस तरह से सब सूबों को आप उनका शेयर दे रहे हैं, वो शेयर आपको सिंध को भी देना होगा। आप जरा बजट बुक पर एक ग्लांस मारेंगे तो आपको हैरत होगी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो सिंध में 7 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 7 अरब। अब जाते हैं पंजाब की तरफ, वहाँ पर 32 अरब रुपए NHA को दिए गए हैं वहाँ के हाईवेज पे खर्च करने के लिए, मोटरवेज पे खर्च करने के लिए। थोड़ा ही आगे चल के ब्रेक मारते हैं KPK में, तो वहाँ पर 42 अरब्स। तो ये चीज़ें आप देखें, हम भाई छोटा सूबा है, हम नहीं कहते हमें 42 अरब दो, पर हमें उसका आधा तो दे दो। 42 के बजाय 21 अरब तो हमें दे दें। आप 21 का भी आधा कर दें हमें, पर हमें कुछ तो दें। तो ये जो नाजायज़ी, ये जो एक तरीके से ज़्यादती किया कर रहे हैं फाइनेंशियल मैटर्स में, ये हमारा बहुत बड़ा एतराज़ है। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, अगर आइंदा आने वाले सालों की बात कर ली जाए, आइंदा आने वाले साल की बात कर ली जाए, तो आपकी अदम कारकर्दगी का जिम्मेदार क्या वफाक होगा? अल्हम्दुलिल्लाह हर हुकूमत जो बन रही है, हर इलेक्शन जो हो रही है, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे वो आपकी बाय इलेक्शन हो, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में फतेह लिखी हुई है, क्योंकि हम सच्चे हैं, क्योंकि हम उनकी तरह करप्ट और गिरे हुए नहीं हैं, क्योंकि हम नाअहल नहीं हैं, क्योंकि मुराद अली शाह साहब बोलते हैं, अपने राइट के लिए लड़ते हैं। अच्छा। वो बोजदार साहब की तरह सोए नहीं रहते, उनका बोजदार साहब की तरह खामोशी का रोज़ा नहीं है। तो हमारी जो फतेह है वो यकीनन है, ना कि सिर्फ सिंध के सूबे से, पर इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान से, KPK से और पंजाब से भी। आप देखेंगे ये इमरान खान की पहली और आखिरी हुकूमत है। ये अवाम के दुश्मन है, ये दुश्मन अवाम दुश्मन बजट ला चुके हैं। इनकी नाअहलियाँ, इनकी करप्शन के किस्से आपके सामने हैं। तो इनको अपना मेरे ख्याल से जाके इलेक्शन की कोई तैयारी व्यारी कर सकते हैं तो करें, क्योंकि मेरे ख्याल से तो ये जो है काफ़ी सूबों में, काफ़ी हलकों में ये इनके MPs के जो कैंडिडेट्स होंगे वो वर्क करने के लिए निकल नहीं सकेंगे, वो कैंपेन नहीं चल। तालपुर साहब ये हमें बता दीजिएगा कि हम ये सारी बात सुन भी रहे हैं, ये शिकवा है, जवाब शिकवा है जैसे हम कह रहे थे, लेकिन सिंध के अवाम सफ़र कर रहे हैं। अब क्या हल निकाला जा सकता है कि सिंध और वफाक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की राह हमवार की जा सके? क्या तरीक़ाकार है? हमने तो पूरी कोशिश की है। जिस तरह से वफाक और सूबों का एक लाइजन होता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लाइजन होता है, वो ये जगह जगह पर पाकिस्तान हो, इंडिया हो,
आपका सऊदी अरेबिया हो, आप कहीं भी चले जाएं, आप किसी भी मुल्क में चले, जहाँ भी फेडरेशन और फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है। बहुत कोशिश की, मुराद अली शाह साहब ने मुलाकातें की इमरान खान के साथ, उन्होंने खतो किताबत की इमरान नियाजी के साथ, उन्होंने डिमांड्स बार बार रखी, उन्होंने जो बात की फैक्ट एंड फिगर्स के साथ कही, पर सिर्फ क्योंकि उनको कोई फ्यूचर नजर नहीं आता, क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए हैं और सिवाय यू टर्न के उनकी सियासत में और कुछ भी नहीं है। तो मैं दुआगू हूँ कि ये हालात बेहतर हों, पर खान साहब की नीयत बद है। मुझे नहीं नजर आता कि कोई भी बेहतरी वो सिंध के सूबे में लाएंगे या कोई लाइजन बेहतर करने का सोचेंगे। तैमूर, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। मामला यही है कि ये जो टसल चल रही है, ये जो बयानबाजी चल रही है, ये जो रिफ्ट चल रही है, इसका नुकसान सिंध के अवाम को हो रहा है कि दोनों आपस में बात करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। और अवाम जो है वो पिस रही है, अवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे। अवाम जो है वो ऐवानों में देख रही है कि ये जो ऐवानों में हमारे नुमाइंदे बैठे हैं जिनको हमने इलेक्ट किया है और ये वहाँ बैठे हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि अवाम तो वहीं की वहीं बैठी है, उनके मसाइल अवाम का मकसद सिर्फ एक ही होता है ना। अगर हम अवाम जो है किसी भी वोटिंग का प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, वोटिंग प्रोसेस का, तो मकसद क्या होता है कि हालात बेहतर होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो रिफ्ट है ये ख़त्म होगी और अवाम के हालात कुछ बेहतर होंगे। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब कुछ बात कर लेते हैं बाहिम्मत लड़की की। हमारे माशरे में क्योंकि लड़कियों को कमज़ोर तस्वुर किया जाता है, हालांकि ख़वातीन अगर हिम्मत करें तो दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि उनके लिए मुश्किल हो। क्योंकि एक ऐसी ही मिसाल भी कराची में हमें देखने को मिली है, जहाँ पर रहायशी फार्मासिस्ट जो है डॉक्टर सना एहसान कभी भी और कहीं पर भी वो जाके लोगों को की खिदमत करती हैं, कहीं भी पहुंच जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो 5 साल से फार्मेसी के शोबे से वो वाबस्ता हैं, उनके पास फार्मेसी खोलने के लिए सरमाया नहीं था, तो उन्होंने ऐसा एक काम किया, एक ऐसी इनोवेशन लेके आएंगे जिसको अब सब सराहने पर मजबूर हो गए हैं। बाइक पर चलती फिरती फार्मेसी उन्होंने खोल ली और कराची के इलाके गुलसिताने जौहर की रिहायशी सना को नौकरी नहीं मिली थी, तो उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, जमा पूंजी से घर पर मौजूद बाइक चलाना सीखी, एक बोर्ड प्रिंट करवाया और कराची की सड़कों पर चल निकली। बिल्कुल ऐसी है। और कराची की सड़कों पर जब वो चलती फिरती फार्मेसी लोगों को नजर आती है, सना चाहती है कि लोगों को मेडिकल आलात तक रसाई हासिल करने में मदद करें और उनको इस्तेमाल का सही तरीका बताएं, क्योंकि लोगों को तरीके नहीं पता होते उनको इस्तेमाल करने के, तो उनको सही तरीके से आगाह करेंगी। इसीलिए जब भी कोई बोर्ड से पढ़कर उनके नंबर्स पर राब्ता करता है तो वो ना सिर्फ उनके लिए दवाइयाँ और आलात खरीदती हैं बल्कि उसकी मुफ्त डिलीवरी भी करती है। हमजा बहुत अच्छा काम कर रही है, मुफ्त भी मशवरा भी दे रही होती हैं साथ। डॉक्टर सना के मुताबिक अस्पतालों की जो फार्मेसी है वहाँ एक टेक्नीशियन को जो है वो फार्मासिस्ट पर बर्तरी दी जा रही होती है, जो कि देख लें कि कितनी बड़ी गलती है, कोताही है और ज़्यादती है। आवाम जब अस्पतालों में या मेडिकल स्टोर्स पर मुख्तलिफ दवाइयाँ या आलात लेने के लिए जाते हैं तो उनकी सही रहनुमाई नहीं की जा रही होती है। अब हम बात करेंगे इस बाहिम्मत लड़की से। हमारे साथ फार्मासिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर सना। सना, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो हमें ये बताएं कि ये ख्याल आया कैसे कि भाई नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये एक तरीका कार अपनाया जा सकता है, किसी ने आइडिया दिया या ख़ुद से आइडिया आ गया था? वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल पाकिस्तान। मैं जब डिफरेंट फार्मेसीज़ और मेडिकल स्टोर के अंदर जाती थी कुछ परचेज़ करने, तो मैं वहाँ देखती थी कि ऐसे लोग वहाँ मौजूद हैं जिन्होंने ना तो फार्मेसी की तालीम हासिल की और ना उनके पास कोई डिग्री है। तो आप खुद सोचिए कि ऐसे अफराद पेशेंट्स की क्या काउंसलिंग करेंगे। मेरे पास एक लिमिटेड कैपिटल था, मेरे पास इतना ज़्यादा सरमाया नहीं था कि मैं अपने खुद की फार्मेसी खोल सकूँ, क्योंकि मैं एक बहुत वेल्दी बैकग्राउंड से नहीं थी। तो मेरे पास जितना भी कैपिटल था मैंने सोचा कि मैं उससे अपने खुद की एक मोबाइल फार्मेसी स्टार्ट करूँ। फिर बाइक राइडिंग का तो मुझे बहुत पहले से शौक़ था, तो मैंने अपने शौक़ और प्रोफेशन को एक साथ मिलाने का फ़ैसला किया। मैंने एक बोर्ड प्रिंट करवाया और फ़िलहाल मैंने सर्जिकल इक्विपमेंट से स्टार्ट लिया है, जिसके अंदर ग्लूकोमीटर्स हैं, बीपी एपरेटस हैं, थर्मोमीटर्स हैं, सिरिंजेस हैं, फेस मास्क है और फर्स्ट एड बॉक्स है। मैंने लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की, लोगों के माइंड सेट को चेंज करने में बहुत मेहनत की कि फार्मासिस्ट क्या होता है और आपको फार्मासिस्ट से इंटरेक्ट क्यों करना चाहिए और ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग एंड फाइटिंग फॉर इट।
अच्छा डॉक्टर सना, जिस तरह से हम देखते हैं कि आप बाइक पे निकलती हैं और आप लोगों की मदद भी कर रही हैं, पर इस तरह से बाइक पे जैसे हम देखते हैं कि बहुत कम लड़कियां निकलती हैं ना, तो इस तरह के हालात में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कितनी सपोर्ट की जाती है आपके घर वालों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से इस काम के लिए आपको? जब मैंने बाइक राइडिंग स्टार्ट की थी तो मैं हमेशा ये नोटिस करती थी कि हमारी सोसाइटी के अंदर लड़कियां बाइक राइडिंग नहीं करती हैं। बिल्कुल। मेरे जहन में हमेशा ये ख्याल आता था कि आखिर इसकी वजह क्या है। जब मैंने खुद बहुत मेहनत से प्रैक्टिस की और कराची की सड़कों पर आई, तब मुझे समझ में आया इसकी वजह क्या है कि हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी तादाद में एक ऐसे मर्द शामिल हैं जिनके अंदर विमेन सप्रेसिव मेंटालिटी है। वो औरतों को अपने सामने बहुत कमतर समझते हैं, बहुत गिराते हैं और कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि औरतें रोड पर उनके सामने बाइक चलाएं। मुझे स्टार्ट से लेकर आज तक बार बार रोड पर टक्कर मारकर गिराने की कोशिश की जाती है, फिर मुड़कर देखते हैं कि लड़की गिरी या नहीं गिरी। मुझे मजबूर किया जाता है कि आप ओवर स्पीडिंग करें और सिग्नल तोड़ें और रॉन्ग साइड से आप लेकर आएँ। मेरी फैमिली में शुरू में ये खौफ और हिरास था कि कहीं कोई मुझे गिरा ना दे और कहीं कोई मेरी हड्डी ना टूट जाए, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये बात गलत साबित हुई। मैंने डट कर मुकाबला किया। मैं इन मर्दों से डरती नहीं हूँ, ना मैं हार मानूंगी और ना मैं बैक ऑफ करूंगी। मैं बाइक राइडिंग इंशाल्लाह जारी रखूंगी। लेकिन अगर कोई मर्द फोन करे कि जी के डॉक्टर सना मुझे फलां चीज चाहिए, वो तो आप देने के लिए चली जाती है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे लोगों के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चले, ये बताएं कि आप बड़ी बाहिम्मत हैं और आप मुकाबला कर रही हैं तमाम मोड्स का। ये अगर बाकी आपकी कुछ फ्रेंड्स, क्या उनको आपने मोटिवेट किया कि हम इस तरह से भी काम कर सकते हैं? आपके साथ कोई और भी शामिल हुआ कि हाँ हम भी तो फार्मासिस्ट हैं, हम भी तो सना के साथ यही काम कर सकते हैं, कि एक पूरी टीम तश्कील दे दीजिए? अभी देखिए मेरा एक फ्रेश स्टार्ट है ना, अभी लोगों के माइंडसेट को चेंज होने में थोड़ा वक्त लगेगा और मैं वो वक्त देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ कि लोग अच्छे से इस चीज़ को एब्जॉर्ब करें अपने माइंड के अंदर, अपने माइंड को चेंज करें। अगर उन्हें वक्त चाहिए तो ज़रूर वक्त ले लें। वक्त के साथ साथ में चेंज होता हुआ देखिए मोबाइल फार्मेसी का फ्यूचर मेरी ज़िंदगी की बात भी अल्लाह करे इंतहाई ब्राइट हो। अच्छा डॉक्टर सना, जिस तरह से आप तो हम देख रहे हैं कि बड़ी बाहिम्मत हैं, बड़ी बहादुर है, तो दूसरी जो ख़वातीन इस वक्त हमारी सुबह सवेरे पाकिस्तान देख रही हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्या वो बाइक के थ्रू और भी कोई कारोबार भी कर सकती हैं, बाइक चलाएं और इस तरह से कोई अपना कारोबार करें? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ख़वातीन को ये मैसेज दूंगी कि आप अपने अंदर से हर तरह का खौफ निकाल दें और कोई भी काम स्टार्ट करते हुए ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे। हमेशा ये सोचें कि अल्लाह ताला आपके बारे में क्या सोच रहा है और एक बोल्ड स्टेप लीजिए। बिल्कुल आप कोई भी कारोबार करना चाहती हैं, आप कोई भी काम करना चाहती हैं, तो आप बाइक राइडिंग स्टार्ट करें, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं और अगर कोई आपको डिस्करेज करे तो हिम्मत मत हारें, बल्कि और ज़्यादा हिम्मत का मुजाहरा करें और अपने एतमाद को और ज़्यादा बढ़ाएं और ये साबित करें कि आप डिस्करेज नहीं हुई हैं। ठीक है सना, हम ये देखते हैं कि अगर हम अपनी रेस्क्यू सर्विसेज को भी देखें, वहाँ पर रॉन्ग कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर हम पुलिस सर्विसेज को देखें, 15 की बात करें, तो वहाँ पर भी हमें ऐसे जाली कॉल्स मिलती हैं कि जो सिर्फ तंग करने के लिए फ़ोन कर रहे होते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि गलत कॉल आ गई हो या आपको कुछ ऑर्डर दे दिया हो, आप वहाँ पर लोकेशन पर गई हो, आपको पता लगा हो कि ये रॉन्ग कॉल थी? ऑर्डर देने से पहले हमेशा मैं लोकेशन और एड्रेस कंफर्म ज़रूर करती हूँ। और जहाँ कॉल्स का ताल्लुक है तो ऐसा नहीं होता कि कोई हर वक्त कॉल करके तंग कर ही रहा है, क्योंकि उसको पता है कि नंबर ब्लॉक हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ठीक है। अच्छा सना, बहुत शुक्रिया आपका। आप सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी और आप बड़ी हिम्मत हैं और आपको लोग जो हैं वो तंग कर रहे होते हैं। और देखें, ये हमें भी रवैया बदलने की ज़रूरत है। अगर कोई मेहनत करना चाह रहा है, ख़ुद से कमाना चाह रहा है, तो आप कम से कम अगर उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसको तंग तो मत कीजिए। बिल्कुल, इनकरेज नहीं कर रहे तो डिस्करेज भी ना करें। भी मत करें। तो वैसे हमजा ये तो एक बड़ा बाहिम्मत काम कर रही हैं और बड़ी बहादुर हैं, तो हम इन्हें अप्रिशिएट करेंगे और हम दुआ करते हैं कि ये इसी तरह से अपना काम करती रहे मेहनत से और इनको कामयाबी हासिल। बिल्कुल, ऐसे ही आगे चलते हैं। और अब आपके साथ एक ऐसी खबर शेयर कर रहे हैं कि हम सारों को कुछ परेशानी होती है कि अक्सर हमारे पास नेट अवेलेबल नहीं होता, फिर हम परेशान हो जाते हैं कि जी कि हम मैसेजिंग के लिए तो व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हम व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और नेट मौजूद नहीं होता तो फिर हमें मुश्किल आ रही होती है। अब मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने करोड़ों सार्फिन जो हैं उनके लिए एक अच्छी खबर जो है उसको अनाउंस कर दिया है और इंटरनेट कनेक्शन के मोहताज अब आप नहीं रहेंगे और कंपनी की जानिब से अहम फीचर को मुतारिफ करवाया जा रहा है। और ये फीचर जो है ये है कि व्हाट्सएप की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि कंपनी जल्द ही एक ऐसा नया फीचर मुतारिफ कराने जा रही है जो सार्फिन को इंटरनेट कनेक्शन के बगैर ही डिवाइसेस पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने की सहूलत फराहम करेगा। और ये फीचर जो है फ़िलहाल तैयारी के मराहिल में, लेकिन आइंदा
2 माह के दौरान एंड्रॉयड और iOS जो है टेस्टर दोनों के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। एक खुशाइन बात है, दोनों कंपनीज की जो सारिफीन है। टेक्नोलॉजी रिपोर्ट के मुताबिक जो इसके CEO हैं मार्क ज़करबर्ग, उन्होंने भी ये कहा है कि जी कि 2 महीने के अंदर इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, ये फीचर जो है सामने आ जाएगा और फिर आप इंटरनेट के बगैर व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप जो है उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन अभी क्योंकि ये इब्तदाई मराहिल में है तो इसको मज़ीद निखारा जाएगा, मज़ीद कोशिश की जाती रहेगी कि इस ऐप को आवाम के लिए बेहतर बना दिया जाए। तो हम सब इंतज़ार कर रहे हैं यकीनी तौर पर कि जी कि व्हाट्सएप को इंटरनेट के बगैर इस्तेमाल किया जाएगा। और एक और चीज़ का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं और वो इंतज़ार, इकरा का इंतज़ार तो ख़त्म हो गया क्योंकि इकरा की टीम जो है PSL का हिस्सा नहीं रही है। और अब हम जा रहे हैं ग्रुप मरहले से आगे निकल कर प्ले ऑफ की टॉप 4 टीमें पहुंच चुकी हैं, फाइनल हो चुके हैं ना। आज कराची किंग्स का मैच है, मेरी तो दुआ है कि कराची किंग्स जीत जाए। और आज क्वालिफायर में नंबर 1 इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान शाम 6 बजे मद्दे मुकाबिल हो रहे हैं और इनमें से जो जीतेगा वो फाइनल में चला जाएगा, जो हारेगा वो जो एलिमिनेटर है उसकी जीतने वाली टीम से मुकाबला कर रहा होगा, जो कि पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स कराची का मुकाबला होगा। और हमजा अगर देखा जाए तो पहला एलिमिनेटर जो है वो रात 11 बजे खेला जाएगा। फातेह टीम को फाइनल का टिकट कटाने के लिए 22 जून को एक और इम्तिहान से भी गुजरना होगा। और PSL के पहले मरहले की अगर बात की जाए तो हर टीम ने 10-10 मैचेस खेले। बैटिंग में कराची किंग्स के बाबर आजम की बात की जाए तो 9 सेंचुरियों की मदद से उन्होंने 501 रन जो हैं वो बनाए और टॉप स्कोरर हो गए। और PSL के किसी भी सीजन में 500 रन बनाने वाले वो पहले बैट्समैन बने या फिर 2000 से ज़ायद रन PSL में बनाने वाले भी पहले बैट्समैन बन चुके हैं। तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे और T20 वर्ल्ड कप की भी थोड़ी सी बात कर रहे होंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की भी बात कर रहे होंगे। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। इरफान अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज 2 मैच हैं, पहला मैच तो चलें कोई हारेगा भी तो शायद एक मौका और होगा, दूसरे मैच वालों के पास मौका नहीं होगा। आपको दोनों मैच जीतती हुई कौन सी टीम्स नज़र आ रही हैं, वैसे प्रिडिक्ट तो करें। अच्छा, पहले मैं बाबर की बात कर लूँ। बाबर जैसे हम जानते हैं कि नंबर 1 बैट्समैन है और रैंकिंग में भी आ चुके हैं और 2 साल अप्रोक्सीमेटली साल से ज़्यादा वो T20 के अंदर भी नंबर 1 बैट्समैन रहे हैं। बट बाबर के साथ एक बड़ा ठीक ठाक किस्म का गिला बनता जा रहा है और बड़ा राइटली है कि आप स्ट्राइक रेट देखें, बाबर की मौजूदगी में वो एक मैच के अंदर तो पूरे 20 ओवर खेले कराची किंग्स नहीं जीत सके। आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर की बात करते थे 90s के एरा के अंदर या अर्ली 20s के अंदर 3 बैट्समैन थे जिनको नाम हमेशा याद रखा जाता था, लारा, तेंदुलकर और इंजमामुल हक। हमेशा तेंदुलकर को तीसरे नंबर पे रेट किया जाता था, कभी वो मैच इनिंग परफॉर्मेंस नहीं देते थे। ठीक है, लारा और इंजमाम को इसलिए ऊपर फिनिशर थे, मैच जिताते थे। हमारा सबसे प्राइम बैट्समैन है, इसको चाहिए कि ये अपने अंदर ये चीज़ ख़त्म करे। अगर नहीं करेगा तो वो सेल्फिश होके बहुत जल्दी शायद कैप्टनसी से भी हटा दिया जाएगा और ये शायद T20 में भी मुझे आगे इनका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। अच्छा। क्योंकि आप देखें, अगर आज आसिफ अली लेट्स सपोज 13 बॉलों पे 45 कर रहा है, दानिश 13 गेंदों पे 45 कर रहा है, तो ये लड़के टॉप स्कोरर भी हो सकते हैं अगर ये आउट नहीं होंगे। तो अगर वो भी 100, 110 या 20 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे और टीम इनकी हार रही है तो फिर तो ये सारे लड़के होंगे तो ये भी छा जाएंगे। तो ये बाबर को रियलाइज़ करना पड़ेगा। हम सब एडमिट करते हैं ये आप हमारी सबसे प्राइम कमोडिटी हैं, सबसे बेस्ट बैट्समैन है, हमें इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन खुदारा इस चीज़ से निकले। और इनको T20 की अगर हम बात कर रहे हैं, आगे बहुत क्रिकेट T20 की आ रही है, तो आपको इनोवेशन लानी पड़ेगी, इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। इम्प्रोवाइज नहीं करते, पावर हिटिंग नहीं डेवलप करे, रिजवान ने डेवलप की, रिजवान इनसे भी कम पावर हिटर थे, ऐसे ही है। ठीक है, तो एक साल की ग्राफ देखे तो रिजवान ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। तो बाबर को इस टैग को ख़त्म करना पड़ेगा। ये T20 को भी ODI और टेस्ट के क्राइटेरिया के तहत खेल रहे हैं, तो ये इनको ख़त्म करेंगे तो अपना एक लार्जर दैन लाइफ वाला ये एक बैट्समैन बनेंगे। नहीं तो फिर कई इनका जैसे इंतज़ाम का या हम बात करते हैं जुनैद मियादाद की कि ये पाकिस्तान के लिए इनका नाम रहा, तो चाहे आप तेंदुलकर की तरह जितनी मर्जी फतुहात हों, लेकिन आपका नाम कभी याद नहीं रखा जाएगा। तो ये एक इनको पहले आगे बढ़ने से पहले था कि बाबर को अपनी आई ओपनर बाबर के लिए। लेकिन मैंने कहा प्रेडिक्शन की तरफ आज, जिस तरह हमजा ने कहा था कि आप प्रेडिक्ट करेंगे आज के मैचेस के हवाले से। देखें, टीमें ओबियसली चारों बेहतर टीम आई हैं और ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेल रही थी, तो इसीलिए डिज़र्व भी करती थी। पहले मैच में देखें तो कराची किंग्स और अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो मेरा ख्याल है ज़ल्मी का पल्ला थोड़ा भारी है और कराची किंग्स का देखा जाए इस जब से वो UAE के अंदर आए हैं उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही। और वो जिस तरह उन्होंने क्वालिफाई भी किया, वो शायद दानिश का जो एक ओवर में हिटिंग कर गए तो वो बहुत खूबसूरत 33 PSL की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट ओवर लगा गए वो क्वालिफाई कर गए।
कम्बिनेशन बड़ा मैटर करता है हमजा। जब भी हम बात करते हैं T20 इवन क्रिकेट के अंदर, तो आपका कम्बिनेशन कैसा है। जैसे कम्बिनेशन की बात करें तो जो मुल्तान सुल्तान का कम्बिनेशन बना, देखिए ना, 2 पॉइंट्स के साथ उन्होंने टूर्नामेंट का आगाज किया और अभी वो एक किस्म की अनबीटेबल टीम बनते जा रहे हैं और पॉइंट टेबल पे दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। तो क्या है कि पूरी टीम परफॉर्म कर रही है, जेलिन हो चुकी है, एक कम्बिनेशन डेवलप हो चुका है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। फिर कोचिंग का बड़ा रोल आता है। एंडी फ्लावर देखें, गिरी हुई टीम थी आपके, अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर की मैं बात सोच रहा था कि वो नीचे क्यों जाती जा रही, उठ नहीं रही। सर्वाइवर रिचर्ड नहीं है उनके पास। हर सीजन में वो बैठे होते थे डगआउट में, टीम को उठा के रखते थे और सबसे समहाउ सारे 5 सीजन की बात करें तो सबसे बेस्ट टीम जो थी कोयटा ग्लैडी, क्योंकि इतना बड़ा नाम जब आपके लोगों के अंदर बैठा होता है तो आपको मोटिवेट करता है। वो चीज़ हमने देखी डिक्लाइन की तरफ गई और मेरा ख्याल है, मानना ये है कि अगर कराची जिस तरह भी लड़खड़ाते हुए क्वालिफाई कर गई तो वसीम अकरम का बड़ा रोल है। कि एक अच्छा, जिस तरह उन्होंने 2 दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड को चैंपियन बनाया, 1 दफ़ा लास्ट टाइम कराची किंग को बनवाया, तो एक ऐसा मेंटोर, एक ऐसा कोच जो आपका मोटिवेशनल स्पीकर भी समहाउ हो कि जो आपको मोटिवेट करके रखे, उठा के रखे टीम को, तो बहुत मैटर करता है। मैटर तो करता है, लेकिन वैसे अगर मैं हमजा थोड़ा सा लाहौर कलंदर्स वैसे तो अब तो बाहर हो गए, लेकिन उनका मसला क्या रहा, क्या गलतियां की जिसकी वजह से टॉप स्कोरर से अच्छा, मैं कल भी एक शो में बात कर रहा था कि लास्ट संडे को वो नंबर 1 थे और संडे को संडे से संडे का जर्नी उनका ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी, हाँ जी, वो उनका ऐसे ही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनका ये, एक तो कम्बिनेशन उनका इस दफ़ा सबसे बेहतर लग रहा था, बट क्या हुआ, उनकी टीम जो ओवर कॉन्फिडेंस मुझे बहुत नज़र आई। उनकी अप्रोच, जो शहीन शाह अफरीदी की अप्रोच के मिसबिहेव करना, बाकी प्लेयर बड़े वो अपने आप को जिस तरह, इस दफ़ा तो हम बड़े आराम से थ्रू कर जाएंगे और शुरू में 1-2 मैच जीते भी जिस तरह आगे, तो मेरा ख्याल है वो ओवर कॉन्फिडेंस हो, उनकी मैनेजमेंट की जो लैकनेस नजर आई। आकब जावेद का भी मुझे नज़र आया कि आपकी कोचिंग ये नहीं है कि जब आप टीम हार रहे हैं तो उठाएं, कोचिंग ये भी है कि आप जब परफॉर्म कर रहे हो तो कंसिस्टेंट रखना। तो ये सारी चीज़ें आती है एक बड़े कोच की। जब आप एक रूटीन का काम करते हैं ना, रूटीन की कोचिंग करते हैं, तो फिर आपकी टीमें इस तरह गिरती हैं। इस्लामाबाद का क्या हुआ, जो कहीं नहीं चलते वो इस्लामाबाद के लिए चल जाते हैं। आसिफ अली चल जाते हैं, इफ्तिखार चल जाते हैं। आसिफ जो हिटिंग कर रहे हैं उतनी स्मूथ हिटिंग हम देख ही नहीं रहे PSL में। इस पे आने से पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आसिफ अली, इफ्तिखार, ये दानिश की बात करें, खुशदिल शाह, ये सारे परफॉर्म करके टीम में आते हैं। जब पाकिस्तानी टीम में आते हैं तो परफॉर्म नहीं करते, तो इनकी वर्दियां बदल देते हैं। नहीं, इनका सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए कि जो पाकिस्तानी टीम के कोचेज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसा क्या प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि ये सारे लड़के उधर परफॉर्म नहीं करते, जब वापस आते हैं तो फिर परफॉर्म करते हैं। तो पॉइंट तो सबसे पहले ये है कि उनके कोचेज को तो पहले आप बुलाएं कि भाई आप इधर आके लड़कों को ग्रूम करने के बजाय उनका बेड़ा गर्क कर रहे हो। हैदर अली की आपके पास एग्जाम्पल है, सबसे बड़ी कमोडिटी का बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने। तो ये तो सबसे पहले तो इनको आंसरेबल करना चाहिए कि भाई आप करते क्या हो इनके साथ काम, पहले हमें वो काम बता दो। मैं आपको बताता हूँ क्या, जब मिसबा साहब कप्तान थे तो शोएब मकसूद को हम 6-7वें नंबर पर खिलाते थे। अब वो मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान नहीं है तो हम उसको 1 डाउन खिला रहे हैं और वो परफॉर्म करके दे रहा है। इम्प्रोवाइजेशन की आप बात कर रहे थे, जो इम्प्रोवाइज शोएब मकसूद ने किया वो किसी प्लेयर ने, आपको याद होगा हम 4-5 मंथ से, मेरा ख्याल ज्यादा टाइम हो गया शो कर रहे, तो मैं आपको एक ही बात करता था कि उसकी जगह बनती है टीम में, क्योंकि आपके पास पूरे सर्किट के अंदर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो इतनी बड़ी पावर हिटिंग कर सके। बेशक, ठीक है, 2 नाम आते हैं, एक आसिफ अली और एक सुहेब मकसूद। आसिफ अली अगर लेट्स सपोज आपका परफॉर्म नहीं कर रहा था तो ऑटोमेटिक चॉइस जो थी सुहेब मकसूद थी। इतनी बड़ी ज्यादती की आपने कि आजम खान और इन दोनों को बुलाया। आजम खान ठीक है, एक अच्छा टैलेंट है, हम उससे डिनाई नहीं करते, लेकिन आपको कम से कम मेरी नज़र में उसको एक शेप अप करने के अंदर, उसको बनाने में 2 साल चाहिए। आप उठा के फौरन टीम में एक PSL की बेस के ऊपर आपने जैसे हैदर को भी डाल दिया, इसको भी डाल दिया, टैलेंट आप हैंड करें। देखिए PSL का ऑब्जेक्टिव क्या है, PSL का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको शोकेस कर रहा है एक बड़े टैलेंट को। आपको बड़ा टैलेंट मिल गया, आप उसको रख लें, आइडेंटिफाई हो गया, आप उसको कायदम ट्रॉफी A टीम के साथ ग्रिल्ड करें, उसको लेके चलें। जब आपको लगे कि यार ये इंटरनेशनल कमोडिटी बन चुका है, लड़का टोटल प्रिपेयर है, फिर हम इसको डालेंगे। माइकल हसी 13,000 रन बना के दुनिया क्रिकेट में सबसे बड़ा नाम बोला जाता है, वो फिर टीम में आ रहा है। आप अब्दुल्ला शफीक को 1 सेंचुरी पे टीम पे डाल रहे हो। तो ये जब तक ब्लंडर्स आप नहीं करेंगे, लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं छोड़ेंगे। और मैं लास्ट इसमें एक ये भी पॉइंट ऐड करता चलूँ कि आप किसी ने कितनी बड़ी जाती की कि आपके 6-7 लोग थे जो वेट कर रहे थे PSL का कि हम परफॉर्म करेंगे, आपके सिलेक्शन में आएंगे। इन्होंने इतनी बड़ी जाती की कि जान के अपने लड़कों को जिनको अकोमोडेट करना था पहले अनाउंस कर दी ताकि मार्जिन न रहे। अब शोएब की परफॉर्मेंस लेके कहाँ, वहाब परफॉर्मेंस लेके कहाँ जाए, मलिक कहाँ जाए। तो ये इतनी बड़ी जाती थी कि मेरा नहीं ख्याल कि इसका आंसरेबल कौन है, किसको हम कहें। हालांकि टीम सिलेक्शन जो है वो इस टूर्नामेंट के बाद होती तो मेरा ख्याल है कि हमारा मिडिल ऑर्डर बेहतर हो जाता। आपने 21 लोगों के वीजास लगाए थे, आप 5-6 लोगों के वीजास और लगवाते, यही लोग थे ना जिनको आपको लगता था शायद स्क्वाड में ऐड हो सकते हैं।
6-7 लोगों के वीज़ा वो लगवा के रख लेते हैं और उनको बताते मैसेज देते कि आप अगर परफॉर्म करेंगे तो यू हैव द चांस टू कम इन। आप कल अनाउंस करते, संडे को आपका मरला खत्म होता, सब कुछ पता लग गया था तो आप अनाउंस करते टीम को। अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी कि ये हमारे पास कुछ नाम आ गए हैं और जिस तरह से मिसबा कल बात भी कर रहे थे कि हम फाइनल जो है वो एक तरतीब दे देंगे T20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले, हमें इधर से कुछ नाम मिल रहे हैं। हम बात करते हैं धानी की। धानी ने जो टेम्परामेंट दिखाया, धानी ने जो बॉलिंग की है, उससे नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन लोग मौजूद हैं। दूसरी तरफ हम हारिस रऊफ को बहुत ज़्यादा चांस दे रहे हैं, हमें हारिस रऊफ के पास पेस नज़र आ रही है, लेकिन वो मेंटल जो है एबिलिटी नज़र नहीं आ रही है कि पेस तो है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो हमें ये भी देखना होगा कि जी कि हमें क्या साथ दूसरे लड़के भी तैयार करने हैं या उन्हीं को ही बार बार मौका देते रहना। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। कई लोग कहते थे पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, तो ये धानी उसकी प्राइम एग्जांपल है कि कहाँ से लड़का एक लड़काना से आया और वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। तो टैलेंट आपके पास है। अब ये देखिए कि अब अगर एक बच्चा जिसने भी प्रॉपर कोचिंग नहीं किसी जगह से ली, उसको पता है शॉर्ट लेंथ कैसे करनी है और किस लेंथ पे और कब हिट करनी है बॉल, तो फिर जितने कोचेस के साथ काम कर रहे हैं उनकी कहाँ गई। और हारिस रऊफ की बात की, 24 रन उसने खा लिए, खाए भी किससे? सोहेल तनवीर से। कोई ऐसा बैट्समैन मारता तो हमें भी समझ आती है कि यार बाकी इसको हिटिंग हो गई है। और मुझे लग रहा है कि हारिस रऊफ और शाहिद हुसैन 2-2.5 साल से चांस मिल रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर रहे और इनकी जगह पे 2 पीछे बॉलर आ गया, एक धानी आ गया, दूसरा मोहम्मद वसीम। ठीक है, ये 2 लड़के प्रॉपर आपके तैयार है। इनको अब क्या करना है, आपने थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। अगर आपको ये लगता है, क्योंकि ये आपकी इंग्लैंड की सीरीज़ के बाद तो मेरा ख्याल था अभी आपको फाइनल इन्हीं को करना चाहिए था। जो लड़के आपके कैरियर है इनको आप लेके चलते इंग्लैंड के खिलाफ, फिर वेस्ट इंडीज़ और फिर वर्ल्ड कप में, तो ताकि उनका कॉन्फिडेंस भी आ जाता। अब नए बच्चे का प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऐड करेंगे टीम के अंदर, खुदा न खास्ता बड़े स्टेज पे जाके वर्ल्ड कप के अंदर अगर थोड़ी सी भी हिटिंग हुई तो ये पैनिक कर जाएंगे। उधर आपको प्रेशर चाहिए। और आपको देखा होगा कराची किंग्स मेरा ये है कि अगर क्वालिफाई किया तो मोहम्मद आमिर की वजह से किया है। जिस तरह कि उसने दोनों मैच के अंदर, लाहौर के अंदर और लास्ट मैच के अंदर जो सेकंड लास्ट ओवर किया, उन्होंने सबसे मुश्किल ओवर कहा जाता है उसको, उसमें उन्होंने बड़े कम रन दिए और टीम को जिताया। तो इसी तरह का आपको सीनियर प्लेयर चाहिए जो आपको टीम को। आमिर की वापसी आप देख रहे हैं वैसे काफ़ी हद तक चीज़ें फाइनल हो गई हैं। कुछ बात भी की है वैसे नहीं, मिसबा ने तो नहीं की, वसीम खान ने की है। नहीं, मिसबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पता नहीं आमिर का मसला क्यों बन गया, अब वो वापस आ रहे हैं। मैं वो बताने लगा था कि वसीम खान ने सॉफ्टवेयर चेंज किया ना, मिसबा का भी। पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, जब आपका बॉस ऊपर से सॉफ्टवेयर अपडेट करता है तो फिर आप नीचे से फिर ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। इससे पहले की स्टेटमेंट उठा के देख ले, परफॉर्म नहीं किया, हम कैसे रखे, और काफ़ी हार्श थी। और अब फौरन से स्टेटमेंट सॉफ्टवेयर का मसला है, सॉफ्टवेयर का मसला अपडेट हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो आपको स्टेटमेंट। PSL के फाइनल में कौन सी 2 टीम्स को देखते हैं आप? देखिए सर, परफॉर्मेंस कंसर्न तो मुझे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान नज़र आ रही हैं जिस तरह की परफॉर्मेंस की है। बट इन क्रिकेट यू नेवर नो कि कौन परफॉर्म करे। और एक चीज़ मुझे जो ज़ल्मी की बड़ी अच्छी नज़र आई, इवन दो कि उनकी बड़ी और परफॉर्मेंस कभी अच्छी कभी बुरी, लेकिन जिस तरह एक मैच में उन्होंने चेज़ करने की कोशिश की, वो उनके अंदर एक एनर्जी नज़र आई कि इतना बड़ा टारगेट के बाद नॉर्मली टीम अपनी हिम्मत छोड़ देती है। और उन्होंने सिर्फ 13-14 रन के मार्जिन से वो मैच हारे जब 247 को चेस कर रहे थे वो। तो ज़ल्मी में एक फाइटिंग वाली एबिलिटी बहुत अच्छी नज़र आई है। किसी भी टीम के मोराल को अप करने के लिए बड़ी ज़रूरी हमारे दोनों ओपनर्स जो हम लोग भी देख रहे थे, शर्जील और फ़खर, परफॉर्म नहीं कर सके हैं जो उनको करना चाहिए था। तो क्या ओपनिंग पेयर बाबर और रिजवान ही जा रहा है? नहीं, इवन दो परफॉर्म अगर ऐसा नहीं भी कर सके तो फिर भी आपको नहीं कंसिडर कर सकते। जैसे बाबर की मैंने बात की, स्ट्राइक रेट उसका बहुत नीचे है। आप इंटरनेशनल लेवल पे तो किसी तरह भी आप इसको नहीं लेके चल सकते। रिजवान के साथ अगर आप चले बैलेंस भी करना है तो एक आप रिजवान के साथ इन दोनों में से एक मस्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, आप दोनों को अगर नहीं भी कर सकते स्ट्राइक रेट बेहतर करने के लिए, क्योंकि अगर दोनों एक तरह के प्लेयर होंगे तो फिर मेरा ख्याल है पावर प्ले भी जाया और मैच भी जाया। चले और वो लास्ट वो आप बात करें टेस्ट चैंपियनशिप की, वो तो एक पहला दिन बारिश की नज़र हो गया, लेकिन भारत की अप्रोच देखें तो वो बड़ी टिमर्ड और बड़ी डरी हुई है। जिस तरह विराट कोहली ने बड़ी डरी हुई इनिंग्स खेली और वो लग रहा था कि वो ड्रॉ के लिए पहले टाइम से सोच रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आज थोड़ी सी बैटिंग अच्छी कर गई न्यूजीलैंड तो मैच ले जाएगी। हाँ, वो चांसेस बहुत ज़्यादा न्यूजीलैंड के हैं। बहुत शुक्रिया इरफान, आप आए, सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ PSL के आज मैचेस होंगे। उम्मीद करते हैं कि बेहतर टीम्स जो हैं वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही होंगी। और आखिर में हमने एक और अच्छी बात बताई, एक और अच्छी हमने अपने व्यूअर्स से बात शेयर करनी है, वो ये है कि अमरीकी कोहपेमा कॉलिन ओब्रेडी ने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर पाकिस्तानी झंडा लहराते हुए पाकिस्तानी कोहपेमा और साथी मुहिम जो अली सतपारा को खैराज अकीदत पेश किया। इस्लामाबाद में कायम
अमरीकी सफारत खाने की ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर की जानिब से भी अमरीकी कोपेमा की माउंट एवरेस्ट की चोटी पर लगी एक तस्वीर भी शेयर की गई है। हाँ जी, और शेयर की गई जो तस्वीर है उसमें उनके हाथ में पाकिस्तानी झंडा जो है वो देखा जा सकता है। वो झंडा लहराकर अली सतपारा को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, ये भी देखा जा सकता है। और कॉलिन के दूसरे हाथ में मुख्तलिफ ममालिक के झंडे भी देखे जा सकते हैं, जो कि उनके साथ जॉन स्नोरी मौजूद थे, पैब्लो मौजूद थे, उनको भी खिराज तहसीन पेश किया गया। और ट्वीट में ये कहा गया है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद कोपेमा ने अपने उन दोस्तों के लिए झंडे लहराए जो कि K2 पर चढ़ने के दौरान जांबर नहीं हो सके थे। ये एक खुशाइंद और एक आप ये कह लें कि एप्रिसिएशन थी अपने फ्रेंड्स के लिए कि अगर वो नहीं पहुंच सके, वो जो है इस दौरान जो है मुहिम के दौरान जो है वो नहीं मतलब अपनी जान की बाजी हार गए हैं, तो फिर उनके लिए वहाँ जाकर वो पहुंची हैं, झंडा भी लगाया और खिराज तहसीन भी पेश किया। और हम भी इनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। और ये देखें ना कि ये हम जब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं कि दूसरों के लिए भी कुछ करें, तो ये छोटे छोटे आपके एक्शंस होते हैं जो पूरी दुनिया में सराहे जाते हैं, जिससे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं। जिस तरह से कॉलिन ने अब किया है। तो मोहम्मद अली सतपारा हम सबकी यादों में हैं और हम उन्हीं की यादों के साथ जो है आपसे इजाज़त लेंगे। आपने बहुत ख्याल रखना है, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए सबसे बड़े पाकिस्तान।